हेलो एवरीवन, सीएमए इंटर अब तो एग्जाम में कुछ ही दिन बच गए हैं। और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कल ही एग्जाम हो बाय चांस। तो आई हैव अ वेरी गुड इनोवेटिव आइडिया, हम अपने बड़े सिलेबस को कैसे समेट सकते हैं। किसी एक टॉपिक के पीछे ना पड़ के हम एक बार पहले हेलीकॉप्टर व्यू से असेस करते हैं दैट व्हाट इज आवर पोजीशन। तो मैंने आपके लिए ये बूस्टर रिवीजन वीडियो बहुत तरीके से प्लान करके कि एज इफ अगर मेरा एग्जाम हो कल परसों में, मैं कैसे एग्जाम के लिए पढ़ूंगा वैसे आपके लिए भी बनाया हूं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले एबीसी एनालिसिस में मैंने बताया था, और जो पेपर पैटर्न आपके लिए मैंने अपने सुपर क्वेश्चन बुकलेट में बनाया था। आई होप ऑल ऑफ यू हैव दैट सुपर क्वेश्चन न्यू बुकलेट, न्यू वन, जो अभी अभी रिलीज हुई थी लास्ट 25 दिन, एक महीना पहले, जहां पर क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में सारे चैप्टर्स के हैं। आई टोल्ड यू अ स्टूडेंट मस्ट बी वेरी स्ट्रांग इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, एनआई, इंडियन पार्टनरशिप, एलएलपी, क्योंकि ये दो करने से आपका कम से कम आप देखोगे वहां पर एग्जाम में 25 से 30 मार्क्स आपके अटेम्प्ट आप आराम से कर सकते हो। और लास्ट दो टर्म में तो बहुत आ रहा है इनसे, तो ये बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। अभी मैं क्या करवाने वाला हूं आपको, सुनो। अच्छा, फैक्ट्रीज ग्रेचुटी, ये जो 15 मार्क्स लिखा हुआ है ना, ये पूरा जोन, ये 15 थोड़ा बोरिंग होता है एंड इट्स वास्ट, तो इसको पहले मत पकड़िए। पहले आप अपना, ये है जोन ए मेरे अनुसार, मैं वापस बोल रहा हूं, दिस इज जोन ए। एंड इवन दिस कंपनी लॉ है ना, कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स वाला जो जोन है, डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी, विजिल मैकेनिज्म, शेयर कैपिटल, मैं पूरा कंपनी लॉ नहीं बोला, सीएमए वालों के लिए शेयर कैपिटल के जो सेक्शंस है 43 से लेकर 68, सेक्शन 43 से 68 डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी, विजिल मैकेनिज्म, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये जोन ए में है। बाकी आप जोन बी में क्लासिफाई कर सकते हो, पर ये वाले जो जोन है सेक्शन 43 से 68, एंड व्हाट एल्स डिड आई से, आई सेड डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी, विजिल मैकेनिज्म, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ये वाले जोन जो इंस्टीट्यूट मैथ से कुछ कुछ हुए थे, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, दिस जोन इज इन जोन ए। आफ्टर दैट जोन बी में बाकी कंपनी लॉ आ जाएगा, एंड इवन योर इंडस्ट्री एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। एथिक्स में से पास्ट क्वेश्चन करके मत जाना, बिकॉज न्यू सिलेबस के मैथ में इमोशनल इंटेलिजेंस के एक्स्ट्रा पार्ट दिए गए हैं, नए पोर्शन जो मैंने इंस्टीट्यूट मैथ से करवाया था। पर सर हम लिखें क्या आंसर में, वो समझ में नहीं आता है, बहुत मॉरल साइंस लगता है। तो व्हाट डिड आई डू, सुपर क्वेश्चन बुकलेट में मल्टी कलर्ड अलग अलग इंक से जिस फ्रेज पर मार्क्स है वो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किया था, डू दैट। एंड ये मैं जोन सी में मानता हूं, छोड़ना नहीं है, पर इसको करना है, स्पेशली दिस टर्म। इस टर्म में मैंने कोड ऑन वेजेस एक्ट के क्लास इंस्टीट्यूट मैथ से करवाए थे, एकदम रेलिवेंट, जितना रेलिवेंट, और क्वेश्चन आंसर्स बना दिया था। चेक करिए आपके पास वो वाला पीडीएफ है या नहीं है। तो मैं इस वीडियो में क्या करूंगा, नेग्लेक्टेड जोन करवाऊंगा पहले आपको। नेग्लेक्टेड जोन में कुछ एमसीक्यूज पूछता हूं जस्ट टू कीप अ ट्रैक कि आप किस लेवल पर पहुंचे। या पहले इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो जोन है ना, सोर्सेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लोग छोड़ देते हैं। मैंने वीडियो आपको दिया है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी है, पर मैं आइए कुछ कुछ 5-6 एमसीक्यूज पूछ के आपके कल के एग्जाम के पहले चेक करता हूं आप किस लेवल पर हैं। इवन योर एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज पढ़ाने के समय क्लास में लिखवाए थे आपको, प्लीज डू दैट। सिर्फ बुक के पीछे करना बहुत ही मीडियोकर स्टडीज होता है। या आप लोग एमसीक्यू और लॉ ऑडिट का ना वो एमटीपी रिलीज करते हैं, हम टीचर्स उसको लेके सॉल्व करने लगते हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज पढ़ाई के समय बिटवीन द वर्ड्स जो मैंने लिखवाए हैं उस पर फोकस करिएगा। चलिए, ज्ञान अभी नहीं, अभी सिर्फ काम की बात करते हैं। पहले सीधा आ जाइए, कुछ एमसीक्यूज मैं अपने मिलके भी वापस थ्रो करेंगे। देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, डैश इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कई ऑप्शंस रहेगा, तो याद रखना द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल ऑफ इंडिया, और इन भारत में प्राइम सोर्स ऑफ ऑल लॉज इज कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है विच इज कंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन कैरेक्टर। ये सब वर्ड्स याद रहेगा। प्रियम्बल में ये वर्ड्स हैं, जस्टिस, जैसे देखो प्रियम्बल क्या बोलता है, इंडिया को हम सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि जिसको बोलते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। रिपब्लिक का मतलब है जो हेड ऑफ द कंट्री होता है वो भी पीपल के द्वारा है। जैसे कुछ कंट्रीज में वो राजा वाला प्रथा है, किंगडम वाला, वो भारत में नहीं है, जापान में शायद है। तो वैसे यूएस एंड इंडिया में वैसा नहीं है, द हेड इज बेसिकली अपॉइंटेड बाय इलेक्शन, तो इसलिए रिपब्लिक है। तो
ये इंडिया का प्रियम्बल जरूर याद करके रखो, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। फिर इनके मीनिंग्स भी जरूर पढ़ना, यहां से बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। पक्का एवरीवन? उसके बाद देखोगे केस लॉ का नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हैं, इस केस लॉ में बोला गया था। बट अगर आप अमेंड करना चाहते हो, बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी ऑल्टर्ड। केस लॉ पे एमसीक्यू दे देगा आपको। आर्टिकल 14 क्या बोलना चाह रहा है, ये बहुत फेमस है एमसीक्यू के लिए, या नंबर भी अलग से पूछ सकता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, बट कानून के लिए सब बराबर है, बट रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ये वर्ड देखना, रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है। इस पर कुछ एमसीक्यू आ सकता है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बिकॉज वो हमसे बहुत अलग है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड, पर पूरे सोसाइटी को आप क्लास बना बना के लॉ नहीं बना सकते, बिकॉज कानून सबके लिए बराबर है और कानून की नजर में सब बराबर है। दिस इज आर्टिकल 14। उसी तरह आर्टिकल 15 बेसिकली इंडियन सिटीजन को इन ग्राउंड्स पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। लैंग्वेज याद रहेगा, स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट। उसी तरह कोई भी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, ये भी 15 से रिलेटेड है, ये सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स। पर अगेन विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज होते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए होते हैं। आर्टिकल 16 नंबर क्या चीज के लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उसको लेकर है। तो ये सारे वर्ड्स यहां पे मिलेंगे। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के ऊपर भी एक एमसीक्यू आ सकता है। और ये है आर्टिकल 19, कुछ नंबर्स के रेंजेस मैंने अटर कर दिए एमसीक्यू के लिए। 14 वाज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। 19 इज टॉकिंग अबाउट फ्रीडम, नंबर याद रखना होगा। तो इसको मैंने याद करवाया था अलग तरीके से, ये आप नजर डलवा रहा हूं वापस एमसीक्यू के लिए। उसी तरह आपको यहां पर कि कोई अगर नेशनल एंथम नहीं गा रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां पे लिखा हुआ है फ्रीडम नॉट टू सिंग द नेशनल एंथम बट नॉट टू डिसरिस्पेक्ट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग डिड नॉट सिंग एज द रिलीजन दिस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, वो नहीं गाया नेशनल एंथम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्टिकल 20 नंबर याद रखना, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि जिस समय आपने कोई काम किया है उस समय वो क्राइम नहीं था, तो बाद में वो कभी क्राइम डिक्लेयर हो जाता है तो आपको बैकडेट से नहीं पकड़ा जा सकता। एट द टाइम यू कमिटेड इट वाज नॉट एन ऑफेंस, तो आपको पेनल्टी ज्यादा अमाउंट का नहीं लगेगा। डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये सब भी याद रखेगा कि no person will be prosecuted and punished for the same offense more than once. This is protection against double jeopardy. कोई इंसान को खुद के अगेंस्ट में विटनेस बनने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। ये लाइन लिख देंगे एग्जाम में एंड पूछेंगे एमसीक्यू, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन है या डबल जियोपार्डी है, तो दिस इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल नंबर 14 इंपॉर्टेंट नंबर, आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट। 21 एमसीक्यू के लिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, याद रखिएगा। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A डिक्लेयर्स दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सर हम सीए पढ़ रहे हैं, फ्री करवाइए ना, ना, फॉर ऑल चिल्ड्रन। सीएमए कर रहे हैं, फ्री नहीं होगा। फॉर 6 से 14 साल के लिए जो स्टेट डिसाइड करेगा वो क्या तरीका है। ये ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट लेता है, नॉट फॉर हायर प्रोफेशनल एजुकेशन। 6 to 14 नंबर याद रखना, आर्टिकल 21 याद रखना। और स्टेट शैल प्रोवाइड, प्राइवेट स्कूलों में आप ये नहीं बोल सकते हमको ऐसा करवा के दीजिए। आर्टिकल 24 नंबर याद रखना कि बिलो 14 इयर्स ऑफ फैक्ट्री, माइन और हैजार्डस ऑक्यूपेशन में चिल्ड्रन को अपॉइंट नहीं कर सकते, चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स को नहीं कर सकते। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 25 से 28 बेसिकली रिलीजन से रिलेटेड है। 28, 29 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स से रिलेटेड है। एंड आपके ये फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं दिए जाए तो आप रिट पिटीशन के लिए अप्लाई करते हो। ये रिट्स के नाम दिए हुए थे, तो यहां पे आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंदर। कई बार 226 में आप हाई कोर्ट के पास भी जाते हो, जो ब्रॉडर है, बिकॉज वहां फंडामेंटल राइट्स के अलावा आप अदर राइट्स के लिए भी जाते हो। सो व्हाट इज द की टेक अवे यहां पे? मुझे पर्सनली लगता है ये आर्टिकल नंबर्स है ना, 14, 19, 21, 21A, 32, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉपुलर। ये क्या चीज से रिलेटेड है, और प्रीएम्बल आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज, और में प्रीएम्बल को कंप्लीट करने आ जाएगा एक ऑप्शन के साथ। पक्का प्रीएम्बल अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, वैसे सोर्सेज ऑफ लॉ, कस्टम्स, जुडिशियल केस लॉज एंड स्टैट्यूट्स, ये मेन 3 सोर्सेज हैं। कस्टम, जो बहुत समय से आप एक चीज को फॉलो कर रहे हो, कस्टम है। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कन्वेंशनल कस्टम्स को एमसीक्यू में यूसेजेस भी बोलते हैं।
दे आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। जैसे टेनेंसी में आप 1 मंथ का रेंट एडवांस में यूजुअली लेते हैं, बहुत साल से प्रथा चला आ रहा है, और क्या टेस्ट को देखकर पता चलता है कि कस्टम वैलिड है या नहीं है, बहुत दिन से चला आ रहा है, लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूअस, रीजनेबल होना चाहिए वो चीज, एंड मॉरल भी होना चाहिए। पर याद रखना, कन्वेंशनल कस्टम्स आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट। ये लैंग्वेज याद रखना चाहिए, एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स आएगा। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज यूसेजेस। उसके बाद इसी सोर्सेज ऑफ लॉ में आर्टिकल नंबर बहुत फेमस है, ये हम लोग फाउंडेशन चैप्टर में भी था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स सब पर बाउंड होते हैं। दिस इज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 141 में दिया है। हाई कोर्ट का एक हाई कोर्ट का जजमेंट दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में परसुएसिव वैल्यू करता है, एमसीक्यू में याद रखना, दे डू नॉट बाइंड। हाई कोर्ट के जजमेंट्स अपने एक स्टेट के दूसरे लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग नेचर के होंगे, पर एक हाई कोर्ट का स्टेट का जजमेंट दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नेचर का नहीं है, परसुएसिव नेचर का है। उसी तरह ये दो वर्ड्स पे भी एमसीक्यू आता है, रेशियो डिसिडेंडी, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, क्या है रैशनल बिहाइंड द जजमेंट, वो जजमेंट में लिख दिया जाता है, इससे ग्राउंड्स ऑफ अपील के लिए भी हेल्प मिलता है। ऑबिटर डिक्टा, यानी ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अटर हो गया था जज के माउथ से, बट उससे डिसीजन पे कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक जज कोई केस हैंडल कर रहा था, घरेलू केस, और वहां एक डायलॉग दे दिया, अरे हम भी जोरू के गुलाम हैं, अरे घर में तो हम सब बिल्ली हैं, भीगी बिल्ली बन जाते हैं अपनी मोहतरमा के सामने। तो ये एक ऐसे हास परिहास में बोली हुई डायलॉग थी, उसका जजमेंट के बेस या प्रिंसिपल पे कोई लेना देना नहीं है, दैट इज ऑबिटर डिक्टा। उसी तरह देखो, प्राइमरी लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट बनाता है, लैंग्वेज याद रखना। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इस पे जब एमसीक्यू आएगा तो याद रखना, जैसे अपने एमसीए जो रूल्स बनाता है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, दे कैन नॉट गो बियॉन्ड द एक्ट। आप कभी भी एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो मेन लॉ जो है वो प्राइमरी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट बनाता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है ये एमसीए या अदर बॉडीज बनाते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर यहां पे वही सब लिखा हुआ है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है इसका इसमें जो होता है पावर्स एंसिलरी है, इट कैन नॉट, ट्रू फॉल्स आएगा, इट कैन नॉट रिप्लेस और मॉडिफाई द मेन लॉ। ये मेन लॉ को अमेंड नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता। इट इज जस्ट हेल्पिंग टू इंप्लीमेंट द मेन लॉ इन अ वेरी स्मूथ मैनर। ओके, याद रखिएगा। तो ये क्यों लाया जाता है, बिकॉज एक्ट को बार बार चेंजेस करना मुश्किल होता है, पर रूल्स में आप चेंजेस ला सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे बेस्ट एग्जांपल कंपनीज एक्ट एंड योर कंपनीज एक्ट के जो एमसीए के रूल्स हैं वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का बेस्ट एग्जांपल है। हाउ डज बिल बिकम एन एक्ट, ये भी हमने क्लास में समझा था, तो इसको प्लीज अच्छे से पढ़ना, यहां से एक एमसीक्यू डेवलप हो सकता है कि आपको पता होना चाहिए था। विच डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट बिल, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, याद रहेगा। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी थी। एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यहां पर कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। एडीआर मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट विच इज वेरी लेंदी, कम्बसम, कॉम्प्लिकेटेड, कॉस्टली, आजकल है ये मेथड्स लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड मीडिएशन। सिंपल बात याद रखना, आर्बिट्रेटर डिसाइड करता है, डिसीजन को अवॉर्ड बोलते हैं, बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज। सर कॉन्सिलिएशन क्या करता है, कॉन्सिलिएशन क्या करता है, इट हेल्प्स पार्टीज टू अराइव एट सेटलमेंट अग्रीमेंट। कॉन्सिलिएटर डिसीजन नहीं देता है, तो सर कॉन्सिलिएटर का कोई बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है, हो जाता है। कॉन्सिलिएटर में जो सेटलमेंट अग्रीमेंट आपस में उन लोग मिलकर लिखते हैं, दैट इज ऑफ बाइंडिंग नेचर। कॉन्सिलिएटर के और नाम भी एमसीक्यू में याद रखना, फैसिलिटेटर, इवैल्यूएटर, इंटरवीनर। ओके सर, तो मीडिएटर क्या करता है, मीडिएटर ओनली एक्ट एज फैसिलिटेटर, वो ऐसा एटमॉस्फेयर बनाता है कि दोनों समझौता के लिए आ जाए। इट ओनली एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर सो दैट दे कैन रीच एट अ सेटलमेंट। ये हेल्प करता है, लैंग्वेजेस यूज करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। लोक अदालत क्या होता है, पीपल्स कोर्ट्स भी बोलते हैं, गवर्नमेंट सेटल करता है। लैंग्वेज देखो, पीपल्स कोर्ट का नाम है लोक अदालत। दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट टू सेटल डिस्प्यूट, इंग्लिश देखो, बाय वे ऑफ कॉम्प्रोमाइज और कॉन्सिलिएशन। It is a judicial institution and a dispute settlement agency developed by the people for social justice based on settlement or compromise. Are you understanding? कोई केस अगर कोर्ट में पेंडिंग हो रहा होता है वो भी लोक अदालत में आ सकता है। They can accept even the cases pending. तो ये जो मैं पॉइंट्स यहाँ जल्दी जल्दी बोल रहा हूं ना, that will help you to crack MCQ of these boring chapters जो आप इग्नोर कर दे रहे थे। पक्का? उसी तरह यहां पर था आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट,
में ना रिटन होना चाहिए, एंड लैंग्वेज यहां पे देखोगे राइटिंग होना जरूरी है, ओरल नहीं चलेगा। और ये हो सकता है एक अलग कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज हो, दोनों चलेगा। उसके अलावा आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में आप देखोगे पास्ट डिस्प्यूट्स एज वेल एज प्रेजेंट डिस्प्यूट्स दोनों को सल्टाने की बातें की जा सकती है। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में सेक्शन 8 में आप देखोगे दैट देयर आर कि कई बार आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होने के बावजूद एक पार्टी कोर्ट के पास चला जाता है, तो और एक पार्टी क्या करता है, वो भी कोर्ट को ही दिखाता है जाके कि देखिए ये केस तो आर्बिट्रेशन का है, आप प्लीज रेफर चाहें तो कर सकते हैं वापस आर्बिट्रेटर को, दैट इज सेक्शन 8। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स पार्टीज डिसाइड करते हैं, बट कोशिश करिएगा कि इवन नंबर नहीं हो, ओके इवन नंबर नहीं हो, कोशिश करिएगा। और आर्बिट्रेटर अपॉइंट कैसे होते हैं, एनी नेशनैलिटी के हो सकते हैं, एंड यूजुअली क्या होता है, ईच पार्टी अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर एंड टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट द थर्ड आर्बिट्रेटर हु एक्ट एज प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। इफ पार्टी फेल्स टू अपॉइंट विद इन 30 days द आर्बिट्रेटर या टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स फेल्स टू अपॉइंट द अंपायर, तो ऐसे सिचुएशन में फिर आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस कम इनटू पिक्चर, जिसको हम लोग बोले थे फिक्की हाउस एंड आईसीसी आजकल हेल्प कर रहे हैं, तो ये सब भी आते हैं हेल्प करने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी फिर आर्बिट्रेटर डेजिग्नेट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको झटझट बोली है, दे कैन कम एज एमसीक्यू, जो अगर आपने सुना है और अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको इन्फ्लुएंसेस यहां से मिले होंगे। फिर ये लीगल टर्मिनोलॉजीज वाले चैप्टर में से भी मैंने कुछ कुछ आपको करवाया था, जैसे ये वाला बहुत फेमस है, ऑडी एल्टम पैटम चूज करने आ जाएगा तो एक पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो जो जो मैंने करवाए थे आपको, डोंट मिस दोज एटलीस्ट। वैसे तो बहुत बड़ा लिस्ट है, पर मेरे को लगता है यहां से कुछ क्वेश्चन आ सकता है, जैसे जस्ट नॉन स्क्रिप्टम, कस्टमरी लॉ को बोलते हैं, दीज आर सोर्सेज ऑफ लॉ वाले चैप्टर से रिलेटेड, तो आ सकता है। जस्ट इन पर्सोनम, जस्ट इन रेम, तो ये सब जो कुछ कुछ बहुत फेमस है, यू शुड नॉट मिस एट एनी कॉस्ट। तो ये मैंने क्लास में ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। तो इसी वीडियो में आप देखोगे ये सारे और भी है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, तो आप देखोगे राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पढ़ के देखो, ऑन विच डेट इट वॉज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो इफेक्टिव हुआ था 1950 से, पर एडॉप्ट हो गया था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये एडॉप्ट हो गया था। लागू कब से हुआ था, दैट इज 1950, 26 जनवरी। तो इसमें लोगों का रॉन्ग हो जाता है, याद रखिएगा। व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी इन इंडिया, एक गंदा एमसीक्यू अगर आ जाए, चीफ सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी इन इंडिया, सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को आप टिक करोगे। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, पीपल, पर यहां पे आप पीपल नहीं टिक करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन टिक करोगे। वैसे ही आप देखोगे यहां पर इस टाइप के और क्वेश्चंस हम लोग किए थे, एथिक्स में, इमोशनल इंटेलिजेंस में भी ऐसे एमसीक्यूज थे, मस्ट डू दैट। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हो मेरे से, आफ्टर दिस नेग्लेक्टेड जोन, हम लोग कंपनी लॉ के डेज, फिगर्स एंड पेनल्टीज करेंगे, सेक्शन 1 से 122 वाला। डायरेक्टर्स में ज्यादा फिगर्स और डेज नहीं है, वहां तो डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 164(2), ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, वो सब इजी वाले पोर्शंस है। एंड आफ्टर दैट ऑडिट कमिटी का कॉम्पोजिशन पे आ सकता है, या किस कंपनी को ऑडिट कमिटी रखना कंपल्सरी है, विजिल मैकेनिज्म किस कंपनी के लिए कंपल्सरी है, वो भी देखेंगे। तो इस वीडियो के अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, और इसके जस्ट बाद आप देखोगे कंपनी लॉ के फिगर्स सारे आपके लिए चालू हो जाएंगे। बट आई एम अगेन रिपीटिंग, ये वाली किताब आपके पास होनी चाहिए। मैं एक बार आपके लिए चेक करके दिखाता हूं। आई होप ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर बुक, बिकॉज दिस विल क्रिएट मैजिक। मैं बार बार बोल रहा हूं, जस्ट लेट मी शो इट टू यू। यस, ये किताब, ये पीडीएफ, सीएमए इंटर लॉ सुपर क्वेश्चंस पीडीएफ, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था फैक्ट्रीज एक्ट और के एमसीक्यूज से रिलेटेड पॉइंट्स, वो भी आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। तो ये वाले वीडियो में क्या हो रहा है देखो, पहले तो मैंने लॉ पेपर पैटर्न दिखाया है। पेपर पैटर्न में मैंने पूरा दिखाया है, जैसे कि क्वेश्चन 2 में कौन सा चैप्टर से आता है, 3 में कौन सा चैप्टर के ऑप्शंस आते हैं। अगर लोग चेंज ना करें, बिकॉज समटाइम दे चेंज, तो अगर मैं स्टूडेंट हूं, आई विल अटेम्प्ट क्वेश्चन 2, आई विल अटेम्प्ट क्वेश्चन 3, I will attempt question 5, I will attempt question 6, I will attempt question 8। मैं पर्सनली 7 और 4 के फेवर में नहीं हूं। बच्चे सिर्फ एथिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ के जाना चाहते हैं, पर वो आंसर्स का लेवल वैसा नहीं रहता है। और यहां भी एमसीक्यू देखो,
कैसे आ रहा है, हर जोन से एमसीक्यूज मिक्स मैच होके आ रहा है, तो यू मस्ट डू। एलएलपी सर मैं कैसे रिवाइज करूं एमसीक्यू के लिए? एलएलपी के लिए भी आप देखोगे, मैंने एलएलपी का रिवीजन वीडियो भी आपके ऐप में भी डाला हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हो। एंड फिर देखो, जैसे इंडस्ट्रियल लॉज और में लोगों को प्रॉब्लम होता है क्या पढ़ के जाएं नहीं पढ़ के जाएं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, और देखो इस टाइप के आपके मार्किंग से आप अगर आप पढ़ोगे जहां सब हाईलाइट किया हुआ है, वरना लोग क्या बस रैंडम रीडिंग करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट किताब से, और इसमें अलग कलर से सुंदरता के लिए नहीं दिया गया था। दिस वाज बेसिकली गिवन सो दैट यू कैन हैमर अपॉन द वर्ड्स जिस पे मार्क्स मिलने वाला है, और क्या क्वेश्चन आने से क्या लिखना है वो भी यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया था। सो प्लीज डू रिवाइज। और इसके जस्ट बाद शुरू होने वाला है कंपनी लॉ के फिगर्स, डेज, पेनल्टी, तो आप समेट पाओगे बड़े सिलेबस को अच्छे से। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीएमए एग्जाम्स। व्हाट्सएप करिएगा मुझे पेपर देखने के बाद 9830259002 कैसे हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक मिनट बिफोर आई लीव द क्लास एंड आई कंटिन्यू विद द फिगर्स, क्लास पेपर 3 पेपर पैटर्न बार बार देख के जाओ ताकि तुम्हारे को भी पता रहे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं कर रहा हूं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी करके जाऊंगा, आप ये चेक करो। अब किसी साल सेल ऑफ गुड्स आपको अटेम्प्ट करना पड़ जाता है, किसी साल एनआई करना पड़ जाता है, किसी साल फर्म या एलएलपी, तो आपके सारे पढ़े हुए होने चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। हेलो एवरीवन, पढ़ाई बहुत हो चुकी है और एक कॉमन क्वेरी, एक कॉमन प्रॉब्लम हर सीए सीएमए सीएस स्टूडेंट इस प्रॉब्लम से गुजरता है। सर कंपनी लॉ में डेज इतने हैं सर कि एक सेक्शन पढ़ते हैं और जब तक थर्ड सेक्शन में जाते हैं सर पहला दो भूल जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको एक बूस्टर डोज देने के लिए मैं एक इनोवेटिव तरीके से कुछ डेज, फिगर्स और पेनल्टी के कुछ चार्ट्स बनाया हूं, कुछ पीडीएफ बनाया हूं, जहां पर सारे इंपॉर्टेंट डेज जो कि आपके केस स्टडी में या डायरेक्ट क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे फर्टाइल जोन एमसीक्यू में रिफ्लेक्ट होता है, वो सब हम लोग मिलकर तैयार कर लेंगे। सो आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में है, हमारे स्टूडेंट्स को टेलीग्राम में भी दिया गया है, व्हाट्सएप पर भी दिया हुआ है, ईमेल भी चेक कर लीजिएगा, वहां पर भी भेजा गया। यू मस्ट वॉच दिस, चाहे आप स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए पर देखना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये आज क्या हो रहा है, सेक्शन 1 से 122 के बीच में जो मुझे लगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओपीसी, एक याद है एक कॉन्सेप्ट था, एक इंसान एक ओपीसी में मेंबर बन सकता है, एक में नॉमिनी बन सकता है। अब दो ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकते, बट जस्ट इमेजिन आप जहां पर नॉमिनी हो वहां पे वो मेंबर है ना, जो ओरिजिनल मेंबर था मर गया तो नॉमिनी मेंबर बन जाएगा। नाउ यू आर गोइंग टू बिकम मेंबर इन 2 ओपीसीज। सर तो आप क्या करें? तो इस पर कई बार क्वेरी आता है कि अगर आप 2 ओपीसी में आप मेंबर बन जा रहे हैं तो आपको कितने डेज के अंदर एक ओपीसी चूज करना पड़ता है? 180 डेज। तो एक बार सुन लेने से याद रहता है, वरना लोगों को कंफ्यूज होता है 360 था या 180 था, या सबसे फेमस जब कुछ नहीं आता है 30 डेज लिख के आ जाते हैं लोग, तो ये मत करिएगा। सेकेंड लाइन ऑफ अटैक, अगर नॉमिनी विड्रॉ कर ले कंसेंट, हाँ मैं नॉमिनी बनने के लिए कंसेंट दिया था बट मेरी इच्छा मैं विड्रॉ भी कर सकता हूं। सो इफ अ नॉमिनी विड्रॉज द कंसेंट, मेंबर्स नए नॉमिनी को अपॉइंट कर देंगे विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस दैट ही इज विड्रॉइंग द कंसेंट, एंड ओपीसी इन्फॉर्म कर देगा आरओसी को विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस इन INC 4। तो ये एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए था, नॉमिनी विड्रॉ कर सकता है कंसेंट, और अगर नॉमिनी विड्रॉ करता है तो न्यू नॉमिनी अपॉइंट कर दिया जाएगा मेंबर के द्वारा 15 दिन के अंदर। मेंबर ओपीसी को बता देंगे, ओपीसी आरओसी को बताएगा, पर मेंबर नए नॉमिनी को अपॉइंट 15 दिन के अंदर करेंगे। 30 डेज नहीं है इस बार सर, 30 है ना, 30 डेज है। ओपीसी जो आरओसी को इन्फॉर्म करेगा वहां से उसके लिए 30 डेज है। तो ये डेज वाले कंफ्यूजन को दूर मैं कर रहा हूं इस वीडियो के दौरान। थर्ड, इनकॉर्पोरेशन के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि नाम रिजर्व हो सकता है नई कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए यूजिंग स्पाइस प्लस। सर रन मैकेनिज्म भी तो होता है, वो गलत विचारधारा है। रन मैकेनिज्म जब एग्जिस्टिंग कंपनी नाम चेंज करती है, प्लीज ध्यान से सुनना, तब वो रन मैकेनिज्म का उपयोग कर सकती है अगर चाहे तो। ओके, बट स्पाइस प्लस जो नई कंपनी है वो रन मैकेनिज्म को यूज नहीं करती आजकल, वो स्पाइस प्लस मैकेनिज्म को नई कंपनी अपने नाम रिजर्वेशन के लिए यूज करती है। द नेम इज रिजर्व फॉर
20 डेज, पर ये 20 डेज को आप आगे और घसका सकते हैं, उसके बारे में एक डेट क्लैरिफिकेशन है। आप चाहें तो एक बार में और 40 डेज एक्सटेंड कर सकते हैं, या 20, या फिर और 20, तो 60 डेज तक बेसिकली, नॉट एक्स्ट्रा 60 डेज। टोटल डेज जो है आपका 20 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन था नॉर्मल सिनेरियो में, या फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन 60 डेज के अंदर नेम कैन बी रिजर्व्ड एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 60 डेज फ्रॉम अप्रूवल ऑफ नेम। नेम अप्रूवल के 60 दिन के अंदर आपको उसको अपने इनकॉर्पोरेशन के लिए यूज करना पड़ेगा ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। ये 40 डेज आपको और मिलते हैं। सर 60 है ना, 60 हो गया फ्रॉम योर अप्रूवल एंड दिस इज योर टोटल। देखा जाए तो 60, 40 डेज इज फ्रॉम योर, 60 डेज इज फ्रॉम अप्रूवल। नॉर्मली 20 डेज मिलता है और उसमें आप चाहें तो एक बार में ही आप 40 डेज और एक्सटेंड करवा सकते हैं, वरना कई कंपनी उसको धीरे धीरे 20 डेज और एक्सटेंड करवाती है। और फॉर चेंज ऑफ नेम वहां पर शुरू से ही 60 डेज आपको टाइम मिलता है कि आपके लिए नाम रिजर्व रहेगा। अंडरस्टूड? तो एक छोटा सा बारीकी है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 10 है INC 20A, इट इज फाइल्ड बाय डायरेक्टर विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। की सब्सक्राइबर्स ने जो शेयर्स लेने के लिए हाँ भरा था उस पर पैसा दे दिया है, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस के जो वेरिफिकेशन के पेपर्स और होते हैं वो भी जमा हो गए, विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन जमा होता है। और पता है ये जो वेरिफिकेशन के जो पेपर्स जमा होते हैं ना INC 22 में, रजिस्टर्ड ऑफिस का जब आप इनकॉर्पोरेशन करते हैं कंपनी का, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको INC 22 जमा देना होता है विद सम पेपर्स। तो इसमें कुछ ऑप्शन ये है, अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो लीज अग्रीमेंट की कॉपी जाएगी, ओन्ड है तो टाइटल डीड्स की कॉपी जाएगी। तो लीज अग्रीमेंट की कॉपी जब जाती है उसमें रेंट रिसीट भी आप साथ में दे सकते हैं। रेंट रिसीट जो है वो मैक्सिमम 1 महीना पुराना हो सकता है, इस पे MCQ आया हुआ है। और जो यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, ये सब का जो अगर कोई बिल की कॉपी दे रहे हो मैक्सिमम 2 मंथ्स पुराना हो सकता है, तो एक बार सुना हुआ होना चाहिए। नाउ कंपनी नाम रेक्टिफाई करता है, एक होता है चेंज करता है नाम खुद, सेक्शन 13 में शायद पढ़ा था आपने, प्रायर SR एंड अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर नाम में से प्राइवेट वर्ड का आना जाना होता है तो सिर्फ प्रायर SR लगता है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि आपका नाम बहुत आइडेंटिकल था, रिजेंबल कर रहा था एक एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ या एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस देते हैं कि नाम चेंज करिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जब डायरेक्शंस आते हैं नाम चेंज करने के लिए, आपको 3 महीने के अंदर कंप्लाई करना पड़ता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और इस वाले में आपको याद रखिएगा, आपको विद इन 3 मंथ्स ये कंप्लाई करना है। OR इन GM पास किया जाता है इस टाइप के रेक्टिफिकेशन में कि कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर 3 साल के अंदर आपको कंप्लेन कर सकता है आपके खिलाफ। 3 साल अगर पार हो गया तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इस सेक्शन के अंदर नहीं जा सकता। वो हो सकता है आपको रिक्वेस्ट करेगा और आप खुद मान जाओ नाम चेंज करने के लिए, तो आप प्रायर SR एंड अप्रूवल ऑफ CG वाले पैराग्राफ में चले जाओगे। बट नॉर्मली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर को अगर कंप्लेन करना आइडेंटिकल नेम को लेकर तो 3 साल का टाइम होता है। सर अगर कंपनी फिर भी रेक्टिफाई नहीं करे CG की डायरेक्शंस आने के बाद, तो CG फिर ऑर्डर पास कर देगा और खुद आपको एक नया नाम अलॉट कर देगा, वो मैंने क्लास में समझाया था। एंड ये रेक्टिफिकेशन की खबर ROC को 15 दिन के अंदर आप इन्फॉर्म करेंगे। ओके, सिमिलरली रजिस्टर्ड ऑफिस जब भी चेंज होता है विद इन 30 डेज ऑफ चेंज, यहां पे 30 डेज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन नहीं है, विद इन 30 डेज ऑफ चेंज है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां आता है आपको, पर लास्ट तक सुन लीजिए, फास्ट करके सुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे व्हेन अ प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट्स इनटू पब्लिक कंपनी, हम आर्टिकल्स को चेंज करते हैं SR पास करके, और आर्टिकल्स से वो रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस जो प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में पढ़ते थे, राइट टू ट्रांसफर शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड, मैक्सिमम मेंबर्स रेस्ट्रिक्टेड, वो हटा देते हैं। तो प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक में कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा INC 27 में आप अप्लाई करते हो ROC को, डेज देखो, विद इन 15 डेज ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन आप ये पास करते हो। एंड ये एक प्रोसेस है, इसमें लोग 30 लिख के आ जाते हैं। फॉर्म नंबर अगर याद नहीं हो, लिखो फाइल अप्लाई टू ROC विद इन प्रिस्क्राइब इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन प्रिस्क्राइब टाइम ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड पता है इफेक्टिव डेट ऑफ कन्वर्जन, इस पे MCQ आ सकता है कि आखिर कन्वर्ट कब माना जाएगा, प्राइवेट से पब्लिक में आप कन्वर्ट हो गए, डेट ऑफ पासिंग SR है। तो सुन के रखिए, एग्जाम में जब ये कंफ्यूजिंग MCQ आएगा आपको याद आएगा मैंने बूस्टर रिवीजन वीडियो में ऐसा सुना था। सिमिलरली व्हेन अ पब्लिक कंपनी कन्वर्ट्स इनटू प्राइवेट कंपनी, हम लोग जाने थे आर्टिकल्स को फिर से हम अमेंड करेंगे, इस बार लाना है मुझे वो तीनों रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस। एंड कंपनी विल अप्लाई टू रीजनल डायरेक्टर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन dash days of passing that SR।
तो इस बार 60 डेज के अंदर आप चीज देख रहे हो डेज में कितना हेरा फेरी है। तो एक ही दिन जब सारे डेज मिलकर हम लोग पढ़ते हैं कंपेयर करके, थिंग्स बिकम डिफरेंट। सो अप्लाई टू रीजनल डायरेक्टर ई फॉर्म RD1 विद इन 60 डेज ऑफ पासिंग SR। एक बार अपना ईमेल चेक करिएगा, हमने सारे स्टूडेंट्स को भेजा था जो हमसे फाउंडेशन भी पढ़ते थे, ईमेल में, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में पुराने डेटा को भी, कि ई PDFs कंटेनिंग ऑल गुड क्वेश्चंस। गुड क्वेश्चंस की परिभाषा वैसे होती नहीं है, बट दीज आर क्वेश्चंस विच रिक्वायर रीडिंग अगेन, ताकि एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगे ज्यादा सोचने में। 60 डेज के अंदर आप RD के पास जा रहे हैं और RD का ऑर्डर आएगा, वो हम फाइल कर देंगे विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑर्डर। इस केस में ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर आर्टिकल्स ऑल्टर करना है तो एक चीज हमने बताया था, SR पास करना पड़ता है आर्टिकल्स ऑल्टर करने के लिए। एंड आर्टिकल्स ऑल्टर करने के समय देखिएगा आप कभी भी कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड ना जाएं, माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड ना हो, मेमोरेंडम के बियॉन्ड ना जाएं, ये सब चीज देखिए। पर ऑल्टर करने के बाद आप प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल्स ROC को जमा दे दीजिएगा। कितने टाइम के अंदर? 15 डेज। सर इतने सारे डेज, इसीलिए तो एक जगह कर दिया। 1 घंटे के वीडियो में आप ये सारे डेज सुन लोगे तो कंपेयर कर पाओगे, कहां 15 है, कहां 30 है, कहां 60 है, कहां 180 है। पर कभी कभी आर्टिकल्स ऑल्टर करने के लिए रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस दैन SR चाहिए होता है। ये कौन सा केस है? एंट्रेंचमेंट क्लॉज इन आर्टिकल सेक्शन 5, वो वाले क्लॉजेस को चेंज करने के लिए 75% से ज्यादा कंसेंट चाहिए। अंडरस्टूड? रिमेंबर। नाउ अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। डीम्ड प्रोस्पेक्टस टाइप का केस, कि कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को नहीं दे रहा पर आप किसी को अलॉट कर रहे हैं एंड वो आदमी 6 महीना के अंदर पब्लिक को दे रहा है, तो वो भी डीम्ड पब्लिक ऑफर माना जाएगा। 6 महीना वाला वर्ड याद रखिएगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिस प्रोस्पेक्टस में कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द प्राइस एंड द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज नहीं दिया रहता है, तो यूजुअली जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, हम एग्जैक्ट प्राइस डिटरमिन नहीं कर पाते, ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो आपके लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू बिडिंग इनवाइट करते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस में, एंड देन द फाइनल प्राइस इज डिटरमिन। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में लैंग्वेज याद रखिएगा, 3 दिन पहले ROC को फाइल किया जाता है बिफोर द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। तो MCQ में कई ऑप्शंस रहते हैं, 15 दिन, 30 दिन, 3 दिन पहले। ओके। शेल प्रोस्पेक्टस 1 साल तक वैलिड होता है, और इस 1 साल में कंपनी जो भी पब्लिक इशू लाएगा उसके लिए बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करना पड़ेगा। एक अपडेट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आप फाइल कर दोगे जब भी आप क्या चेंजेस हुआ है, क्या नए चार्ज क्रिएट हुआ है। पर इसका लैंग्वेज देखो, ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम PAS 2 में फाइल होगा 1 मंथ प्रायर टू द इश्यू ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑफर। नेक्स्ट ऑफर खुलने के 1 महीने पहले ये PAS 2 सबमिट होगा। वेरी गुड। कॉल मनी के बारे में एक डेज फिर से आता है कि कॉल मनी जो मंगवाते हैं कितने दिन की नोटिस दी जाती है। लोग 30 डेज टिक करके आ जाते हैं, फिर पता चलता है 14 डेज देकर कॉल मनी का मंगवाते हैं। सर समझ गए 14 डेज है कॉल में? नहीं, पेपर चेंज। एक कॉल मंगवाने के बाद दूसरे कॉल के और पहले कॉल के बीच में जो गैप है वो 14 डेज का नहीं, मिनिमम 1 मंथ का होना चाहिए। तो व्हेन यू कंपेयर एंड स्टडी द डे एट वन प्लेटर एट वन गो, थिंग्स आपके और बेटर होते जाते हैं, मेमोरी, आपके रिटेंशन कैपेसिटी। नेक्स्ट, फॉरफीचर का नोटिस देने के लिए कितना दिन का नोटिस चाहिए फॉरफीचर के लिए? ना 30 डेज बच्चे टिक करके आ जाते हैं, ये भी 14 डेज है। ओके। फिर आइए ट्रांसफर ट्रांसमिशन के कुछ पॉइंट्स थे कि प्राइवेट कंपनी में ऐसे तो रेस्ट्रिक्शन होता है पर उन लोग भी बेवजह रिफ्यूज नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। अगर करते हैं तो शेयर होल्डर कंप्लेन कर सकता है विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द नोटिस ऑफ रिफ्यूजल। और अगर कोई चिट्ठी मिलती ही नहीं है उसको, ना हाँ की ना की, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। रिविजन है इसलिए फास्ट हूं। उसी तरह पब्लिक कंपनी में चिट्ठी आने के 60 दिन के अंदर, और कोई चिट्ठी आती नहीं है हाँ या ना की, तो विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है केस स्टडी का भी। उसी तरह जब शेयर ट्रांसफर के लिए हम सब पेपर्स जमा देते हैं, SH4 नाम का पेपर बहुत फेमस है, ड्यूली स्टैम्प डेटेड एग्जीक्यूटेड बाय बोथ द पार्टीज, तो ये कंपनी को जमा देना पड़ता है। वैसे तो आजकल डीमैट है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट प्राइवेट कंपनी में आज भी फिजिकल शेयर ट्रांसफर्स होते हैं, तो वहां पर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, लुक एट द वर्ड्स 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, MCQ में आया हुआ है। और प्राइवेट कंपनी के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर आपको रिफ्यूज करना ही है तो 30 दिन के अंदर उसको हाँ या ना भेज दीजिए दोनों पार्टीज को। ओके। अब NCLT को जब आप कंप्लेन करते हैं कि हमारा देखिए पेपर सही था, आप रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर का इन्होंने मना कर दिया, तो NCLT डायरेक्शंस दे सकता है कंपनी को कि इसका जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाए।
और ये 10 दिन का टाइम एनसीएलटी उनको देता है कि 10 दिन के अंदर इनका ये सब चीज हो जाना चाहिए। अंडरस्टूड। आजकल अनलिस्टेड कंपनी के लिए एक नियम आ गए कि वो अगर उनके शेयर होल्डर्स, अगर शेयर्स आज भी अनलिस्टेड कंपनी में कुछ शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है, पर वो शेयर्स अगर आगे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उनको डीमैट करवाना ही पड़ेगा। मतलब दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड देयर शेयर्स इन अनलिस्टेड कंपनी इन फिजिकल फॉर्म, बट अगर वो ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो वो डीमैट फॉर्म में होंगे। तो अनलिस्टेड कंपनी में क्योंकि अभी भी शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है, कुछ कुछ शेयर्स उनके शेयर होल्डर्स के, तो उनको हर हाफ ईयरली में, यानी साल में 2 बार, ईच हाफ ईयर में विद इन 60 डेज, लैंग्वेज देखो, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर एक पास 6 नाम का फॉर्म जमा देना पड़ता है, जहां बेसिकली रिकॉन्साइल करते हैं वो अपने फिजिकल शेयर्स एंड डीमैट शेयर्स को विद इन 60 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर। याद रहेगा। वैसे एक पॉपुलर फॉर्म है SH7, इसमें भी कुछ डेज है। जब आप शेयर कैपिटल ऑल्टर करते हो, सेक्शन 61 में कई तरीके दिए थे शेयर कैपिटल ऑल्टर करने का, चाहे डिम्यूनिशन हो या इंक्रीजिंग द ऑथराइज्ड कैपिटल हो, तो आपको SH7 विद इन 30 डेज ऑफ ऑल्टरेशन जमा देना पड़ता है आरओसी को। इनफैक्ट प्रेफरेंस शेयर्स जब रिडीम होता है तो भी ये जाता है, याद रखिएगा, रिडेम्पशन में भी जाता है। उसी तरह यहां पर देखो लेटर ऑफ ऑफर, इसमें भी कुछ टाइमलाइन था कि राइट्स इशू में जो लेटर ऑफ ऑफर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को जाता है वो पहुंच जाना चाहिए कब? 3 दिन पहले। नहीं सर, कुछ 7 डेज का था, 7 डेज था कि उनके पास पहुंचने के बाद जो उनके पास डिसीजन लेना कि वो खुद लेंगे या अनाउंस करेंगे। ऑफर पीरियड मिनिमम, इसमें बहुत लोग रॉन्ग करते हैं, 15 लिख के आते हैं, पुराना डेज है, मिनिमम 7 डेज होगा, मैक्सिमम 30 डेज होगा। पर प्राइवेट कंपनी में 7 डेज को और नीचे भी किया जा सकता है अगर 90% मेंबर्स कंसेंट दे दे तो 3 दिन था कि उनको पहुंचना कब चाहिए लेटर ऑफ ऑफर, कंपैरिजन क्लियर। और 7 and 30 वाज फॉर डिफरेंट एमसीक्यू कि ऑफर पीरियड नॉर्मली क्या रहेगा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम ऑफर पीरियड को चेंज भी किया जा सकता है। अंडरस्टूड। उसी तरह बाईबैक, एक बार एक बाईबैक स्कीम ले आए तो नेक्स्ट बाईबैक स्कीम बहुत कंफ्यूजिंग है, नेक्स्ट बाईबैक का ऑफर 1 साल तक नहीं आ सकता है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द प्रीवियस ऑफर ऑफ बाईबैक। सिमिलरली एक बार बाईबैक कर लिया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नेक्स्ट इक्विटी इश्यू आप कितने टाइम तक नहीं ला सकते? बहुत लोग 1 साल लिख के आ जाएंगे। 1 साल था बाईबैक के लिए, बाईबैक के बाद नया इश्यू ऑफ इक्विटी अगर आप लाना चाहते हो तो रिमेंबर, नया इश्यू ऑफ इक्विटी के लिए टाइमलाइन इज नॉट 1 year, इट इज 6 months। ओके, बट एक्सेप्शन है, 6 महीना के अंदर आप बोनस, स्वेट इक्विटी, ESOP ला सकते हो, या पहले से आपके कोई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर होल्डर्स इशूड थे, वो अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, बल्ले बल्ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायबैक कंप्लीट करने का टाइम 12 महीना फ्रॉम द पासिंग द रेजोल्यूशन। बायबैक में एक और एक कंफ्यूजिंग वाले टाइम थे कि कभी कभी बायबैक प्रोहिबिटेड होता है अगर आपकी कंपनी ने ये सब टाइप के डिफॉल्ट्स किए हैं। देखिएगा ध्यान से, आने का चांस है। अगर आपकी कंपनी ने ये डिफॉल्ट्स किया, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर होल्डर्स, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, पर ठीक कर लिया है, ठीक करने के बाद भी आप नहीं ला सकते। हाँ सर, पढ़ा हुआ है सर, पिछले टर्म में आया था सर, 5 साल तक नहीं ला सकते। शटा, बाईबैक में कितने साल तक आप डिफॉल्ट रेक्टिफाई करने के बाद भी नहीं ला सकते? आंसर इज 3 years फ्रॉम द डेट द डिफॉल्ट वाज रेक्टिफाइड। 3 years, ओके। क्योंकि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में भी ऐसा एक प्रोविजन दिखाई देगा और वहां पर लैंग्वेज है 5 years। मैं दिखाता हूं, अगर यहां लिखा हो एकदम एंडिंग में, आप देखोगे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स जब पढ़ते हैं ना हम लोग, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में अगर आपकी कंपनी ने ये सब डिफॉल्ट किया है, लैंग्वेज देखोगे, द कंपनी शुडंट हैव डिफॉल्टेड इन दीस पॉइंट्स, लास्ट पॉइंट पीडीएफ सेक्शन 43 के रूल्स में। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, बैंक लोन का पेमेंट, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज, ये सब का डिफॉल्ट किया है तो आप 5 साल तक नहीं ला सकते। वहां 5 साल कैलकुलेट करने का तरीका देखो, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द डिफॉल्ट वाज रेक्टिफाइड। सपोज तुमने साल के बीच में डिफॉल्ट रेक्टिफाई कर दिया, वहां से डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन से 5 साल नहीं काउंट हो रहा है, वो गजब बात है। यहां पे काउंटिंग हो रहा है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द डिफॉल्ट वाज रेक्टिफाइड, यानी वो साल पहले खत्म होगा, वहां से 5 साल। बाईबैक में ये लैंग्वेज नहीं है, बाईबैक इज 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रेक्टिफाइंग द डिफॉल्ट। तो मैंने एक प्लेटर पे दोनों चीजें दिखा दी, बाईबैक में 3 है, यहां 5 years रेक्टिफाई किए हुए हो जाना चाहिए। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में कुछ कुछ गुनाह आपने पिछले 3 सालों में ना किया हो, वहां भी 3 है, कई चीज, कुछ गुनाह आपने लास्ट 3 सालों में अपना ये सब चीजें नहीं किया हो। पॉइंट ए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न पिछले 3 सालों में आपने डिफॉल्ट ना किया हो, टाइम से फाइल करना। सो बोथ विद डिफरेंट थिंग्स, बी केयरफुल। आफ्टर दैट
वी वेंट टू डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स में एक टाइमलाइन बहुत फेमस है, दैट इज डीपीटी 3। डीपीटी 3 क्या होता है? रिटर्न होता है डिपॉजिट्स जो भी कंपनी एक्सेप्ट करती है 30 जून के पहले उनको डिपॉजिट्स का आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 31 मार्च को क्या था, ओपनिंग में क्या था, सब बताना पड़ता है। अगर तुम्हारी कंपनी एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स ले रही है जिन पर कोई डिपॉजिट्स के प्रोविजंस कंप्लाई करने की दरकार नहीं है, उसके लिए भी डीपीटी 3 जाएगा। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना डीपीटी 3 इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नील रिटर्न। तुम्हारी कंपनी कोई टाइप का डिपॉजिट ली नहीं है, तुमको नहीं फाइल करना है, पर एग्जेम्प्टेड ली है तो भी देना है। उसके बाद डीपीटी 3 के साथ ये सर्टिफिकेट भी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जाता है कि डिटेल सारी सही है। बट अगर तुमने सिर्फ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट लिया है, डीपीटी 3 जाएगा, बट सीए का सर्टिफिकेट देने की कोई दरकार नहीं है। ऊपर से डीपीटी 3 इन केस में तो जाएगा ही नहीं, गवर्नमेंट कंपनीज एंड एनबीएफसीज में जावेगा ही नहीं। तो डीपीटी 3 वाला अंश से कुछ हलचल मच सकता है अगर पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा हो। पक्का एवरीवन? वैलिडिटी पीरियड ऑफ डीपीटी 1 जो सर्कुलर होता है उसकी वैलिडिटी पीरियड विच एवर इज अर्लियर 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज इशूड और द डेट ऑन विच इट इज लेड बिफोर एजीएम। आप डिपॉजिट को रिन्यू भी करवा सकते हैं। रिन्यूअल क्यों? क्योंकि सपोज आपकी कंपनी में कोई डिपॉजिट में पैसा लगाया, किसी कंपनी में आप डिपॉजिटर हैं और पैसा लगाने के बाद आपके उस कंपनी ने और एक कोई अच्छा डिपॉजिट स्कीम ले आया, तो आप उसमें रिन्यू करवाना चाहते हैं, पर उसमें एक शर्त है, रिन्यूअल विल बी फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन द रिमेनिंग पीरियड ऑफ ओरिजिनल डिपॉजिट। ओरिजिनल डिपॉजिट में अगर आपके बचे हुए हैं 2.5 साल और नया वाला डिपॉजिट 2 ही साल का है, तो उसमें आप फिर रिन्यू नहीं करा सकते। द पीरियड फॉर विच यू विल रिन्यू विल बी लॉन्गर देन द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द ओरिजिनल डिपॉजिट। ये मैंने भी रिसेंटली क्लास में बताया था, कई बैचेस में ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ था, ध्यान से देख लेना। उसी तरह यहां पर आप देखोगे डेज का एक चार्ट जब क्रिएट होता है पहले 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, यानी लोन के पेपर्स जब साइन हुए थे। एक बार केस स्टडी में लोन का डिसबर्समेंट डेट दिया था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लोन का पेपर्स कब साइन हुआ है। 30 डेज के अंदर क्रिएट करना है फ्रॉम द क्रिएशन, और ये 30 डेज के अंदर आप नहीं कर पाते हो तो आप 60 डेज के अंदर भी कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन, यानी कि नेक्स्ट 30 मिला वैसे तो, पर लिख बोलने में 60 डेज है, एडिशनल फीस लगेगा साथ में आपके। पर अगर आप इसके अंदर भी नहीं करते हो तो नेक्स्ट 60 डेज आया है इस बार बस, बाकी दोनों डेज इज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन, याद आ रहा है। पर वो वाले में नेक्स्ट 60 डेज फिर हमको टाइम मिला है। एड वैलोरम फीस भी देना पड़ेगा आपको, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक टेबल बना हुआ है, और एक सफिशिएंट कॉज दिखाना पड़ता है कि आपको क्यों आप नहीं जमा दे पाए। मॉडिफिकेशन में भी सेम टाइमलाइंस है, सारे डेज क्रिएशन की जगह फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन काउंट होते हैं। 30 डेज फ्रॉम मॉडिफिकेशन मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, आपको और सिक्योरिटी लोन मिल गया उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, आपकी कंपनी का मर्जर हो गया है और एक कंपनी आ गई अब बोरोवर कंपनी के रूप में, क्योंकि वो आपके सारे लाइबिलिटीज चुकाएगी। तो कई प्रकार के मॉडिफिकेशन थे, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आरबीआई के फ्लक्चुएशन के कारण चेंज हुआ है देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज मॉडिफिकेशन। पूरा सेम है, 30 डेज फ्रॉम मॉडिफिकेशन, 60 डेज फ्रॉम मॉडिफिकेशन, और लास्ट सिनेरियो में नेक्स्ट 60 डेज है। ऑडियो सुनने के बाद शायद ये डेज का कंफ्यूजन दूर हो जाए। बट सेटिस्फैक्शन में 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, और हो सकता है आपने पूरा पे नहीं किया पर उन्होंने आपको वेव कर दिया तो भी वो पेमेंट माना जाता है। और अगर 30 डेज के अंदर नहीं देते हो तो 300 डेज, भाई 300 भी कहां से काउंट हो रहे हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट 300 नहीं है, नेक्स्ट के कॉन्टेक्ट से बोलूंगा तो नेक्स्ट 270 है, तो एडिशनल फीस देके आप आरओसी। तो ये सारे एक्सटेंशंस कौन दे रहा है आपको? आरओसी से ही एक्सटेंशन मिल रहे थे अगर वो कन्विंस्ड हो। और सेटिस्फैक्शन में कॉन्सेप्ट है, अगर ये 300 भी ओवर हो जाए आफ्टर 300 डेज सेटिस्फैक्शन में अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ द डिले, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। यहां दोनों में एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, कई लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। उस सेक्शन में लिखा था आपने कोई डिटेल फाइल किया है, उसमें कोई पर्टिकुलर मिसिंग हो, इनकम्प्लीट हो, उस वाले के लिए आप क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं। पर आपने वो टाइमलाइंस के अंदर फाइल किया ही नहीं, देन यू कैन नॉट अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कॉन्डोनेशन इन क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। यहां पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की अनुमति है। तो ये चार्ज वाले टाइमलाइन सुनने से क्या है, वापस 1-2 दिन याद रहते हैं, तो बहुत स्पीडली मैंने टच कर दिया बहुत सारे पॉइंट्स। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स कब दरकार पड़ता है? इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होने से भी दरकार पड़ेगा। कंपनी फॉरेन रजिस्टर रख सकती है। फॉरेन रजिस्टर जब भी कंपनी मेंटेन करती है तो याद रखना एक MGT 3 नाम का इंफॉर्मेशन आरओसी को देना पड़ता है। विद इन 30 डेज इट हैज ओपनड और मेड चेंजेस इन द लोकेशन ऑफ द फॉरेन रजिस्टर और इट हैज डिसकंटिन्यूड फॉरेन रजिस्टर। MGT 3 में इंफॉर्मेशन जाता है। कंपनी जब भी कोई फॉरेन रजिस्टर में एंट्री करती है 15 दिन के अंदर मेन रजिस्टर में भी एंट्री हो जानी चाहिए।
और नॉर्मली व्हाट इज द सिस्टम, आप अलॉटमेंट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कर रहे हो, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री 7 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। आप अपने शेयर्स को प्लेज करते हो, लिस्टेड कंपनी हो तो लोन लेने के लिए, मतलब आपने सिक्योरिटी के रूप में दिया, तो 15 डेज ऑफ प्लेज क्रिएशन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री हो जानी चाहिए। तो डेज को मैंने झट बोल दिया। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स साल में कई यूजुअली एजीएम के पहले क्लोज होते हैं या एक दो पर्पस और के लिए भी क्लोज होते हैं, पर मैक्सिमम 45 दिन पूरे साल भर में क्लोज हो सकते हैं। एट अ टाइम एक बार में लगातार 30 दिन से ज्यादा क्लोज नहीं हो सकते, और जब भी आप क्लोज करना चाहोगे तो 7 डेज का नोटिस देकर ही आप क्लोज कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें सुन लेने से याद रहता है। उसी तरह एनुअल रिटर्न एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, एमजीटी 7। ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी के लिए एमजीटी 7A होता है, अब्रिज्ड एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न इज फाइल विद इन 60 डेज फ्रॉम एजीएम। पर एग्जाम में क्या हुआ, ये सीए वालों के और सीएस वालों के आता है, सीएमए के नहीं है। फॉरेन कंपनी का एनुअल रिटर्न पूछ लिया, लोग एमजीटी 7 लिख के आ गए। फॉरेन कंपनी में एफसी 4 के अंदर जमा होता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहां एजीएम के डेट से नहीं हो रहा है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 60 दिन के अंदर जमा हुआ। After that, time limit for holding AGM, first AGM and subsequent AGM. लोग क्वेश्चन पेपर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, बी केयरफुल। फर्स्ट AGM का लैंग्वेज क्या है? Within 9 months from the end of the first financial year. Very good. और यहां पे no extension by ROC even on special reason. नहीं सर, मिलता है ना एजीएम में ROC एक्सटेंशन दे सकता है अप टू 3 months। फर्स्ट एजीएम में कोई एक्सटेंशन नहीं है, बट बाकी एजीएम में ROC में एक्सटेंड अगर उसको स्पेशल रीजन लगे अप टू 3 months। एंड व्हाट इज द टाइमलाइन, अर्लीस्ट ऑफ दीज डेट्स। तो आप डेट्स वापस ध्यान से देख लेना, बहुत सिंपल है। बट यहां पे लोग गलती करते हैं, हमेशा स्पेशल रीजन दोनों केस में दिखाते हैं, फर्स्ट एजीएम में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ईजीएम क्या हम नेशनल हॉलीडे वाले, जैसे एजीएम में सुना होगा आपने 9 से 6 नॉट ऑन नेशनल हॉलीडे, बट ईजीएम इवन ऑन नेशनल हॉलीडे हो सकता है, बोर्ड जब बुलाता है खुद या ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स। पर जब रेक्विजिशनिस्ट खुद बुलाते हैं, शेयर होल्डर्स खुद बुलाते हैं, क्योंकि बोर्ड स्टेप्स ले नहीं रहा है, 3 महीना के अंदर मीटिंग मेरे रिक्वेस्ट हो गए, अभी तक बोर्ड बुला नहीं रहा है, तो उस केस में जब रेक्विजिशनिस्ट मीटिंग बुलाते हैं तो हम नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं बुला सकते, और हमको इसी टाइम में बुलाना पड़ता है 9 से 6। वरना एजीएम हम रात के 8 बजे भी बुला सकते हैं। नहीं सर, आप पढ़ाए थे ना 9 से 6, वो एजीएम के लिए था, और आज पढ़ा एजीएम जब रेक्विजिशनिस्ट बुलाते हैं, बिकॉज बोर्ड ना बुला पाया। बोर्ड जब रेक्विजिशनिस्ट के एप्लीकेशन पे बुलाता है तब तो आउटसाइड बिजनेस आवर्स भी कर सकता है, पर क्योंकि बोर्ड स्टेप्स नहीं लिया, रेक्विजिशनिस्ट खुद बुला रहे, देन द थिंग्स बिकम डिफरेंट। प्रॉक्सी सर 48 आवर्स पहले रिवोक करते हैं ना, अपॉइंटमेंट के लिए 48 आवर्स था, रिवोकेशन कैन बी डन एनी टाइम। ओ वैसे ही प्रॉक्सी को अगर इंस्पेक्ट करना हो, इस पे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 days written notice is given. Remember, proxy में 3 days written notice is given during the period, और इंस्पेक्शन शुरू कब होता है, मीटिंग के 24 घंटा पहले से वो इंस्पेक्शन खुलेगा, एंड कब तक कंटिन्यू रहेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। ये मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं बाय गिविंग 3 days written notice। नंबर 1, कब खुलेगा कब बंद होगा याद रखिएगा। सिमिलरली टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिनट्स, सर 30 डेज ही तो है, 2 आंसर है। जनरल मीटिंग का टाइमलाइन अलग है, बोर्ड मीटिंग का टाइमलाइन अलग है। जनरल मीटिंग का टाइमलाइन कुछ दिख रहा होगा आपको, कंक्लूजन से 30 डेज, साइनिंग भी कंक्लूजन से 30 डेज, यानी कई बार मीटिंग एडजर्न होती है, वहां से नहीं, कंक्लूड होने के बाद 30 डेज काउंट होगा। एक स्टैट्यूटरी बुक है, मिनट बुक। पर बोर्ड मीटिंग में आप देखोगे प्रेपरेशन तो लिखा हुआ है 30 डेज ऑफ कंक्लूजन, बट एक्ट वो साइलेंट। जरूरी नहीं है कि साइनिंग भी 30 डेज के अंदर चेयरमैन करे ऑफ दिस मीटिंग और चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। वरना जनरल मीटिंग का मिनट्स चेयरमैन ऑफ दिस मीटिंग साइन कर सकता है, या किसी और डायरेक्टर के द्वारा भी आप साइन करवा सकते हैं, जिसको बोर्ड ऑथोराइज करेगा। एक बार एग्जाम में आया, चेयरमैन नहीं कर पा रहा था 30 दिन के अंदर साइन, वो पावर ऑफ अटॉर्नी दूसरे डायरेक्टर को दे दिया साइन करने, नहीं चलेगा। सर कर सकता ना, चेयरमैन या डायरेक्टर लिखा है, डायरेक्टर ड्यूली ऑथोराइज बाय द बोर्ड। ओके, वैसे ही यहां पर कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, विल जस्ट सी टू इट। Every listed public company will prepare a report on AGM. MGT 15 बहुत फेमस है। ये पर सिर्फ लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए एक रिपोर्ट जाती है कि आपने AGM टाइम से होल्ड कर लिया था, सब कुछ आपका कन्वीन कंस्टिट्यूटेड प्रॉपर्ली था विद इन 30 डेज ऑफ AGM। ओके, मिनट बुक की कॉपी अगर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करे, कॉपी इंस्पेक्शन फ्री है, पर कॉपी सॉफ्ट कॉपी में चार्ज नहीं लगता है, पर कॉपी रिक्वेस्ट करे तो 7 वर्किंग डेज के अंदर उसे मिलेगा। एक फेमस MCQ पास 3
का फाइलिंग नॉर्मली 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट में इट इज विद इन 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट। याद रखिएगा, लोग इसमें गलती करते हैं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वी हैव ऑलरेडी डन। वैसे एक बात बता दूं, यहां लिखा हुआ नहीं है, आई जस्ट नोट इट डाउन इन माय नोट्स अगेन। शेयर होल्डर्स मीटिंग के बारे में, जनरल मीटिंग के बारे में नोटिस नॉर्मली कब जाता है? एटलीस्ट 21 क्लियर डेज। शॉर्टर नोटिस भी जा सकता है, उसको हम लोग दूसरे पीडीएफ से पढ़ेंगे जहां मैंने फिगर्स खेला है। और सेक्शन 8 कंपनी जो होता है वहां पे 14 डेज नोटिस भी सफिशिएंट है। प्राइवेट कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में नोटिस कुछ और भी हो सकती है। वैसे ही एग्जाम में आएगा एक पॉइंट, एडजर्न्ड मीटिंग का नोटिस। एडजर्न्ड मीटिंग जो होती है ना, एडजर्न्ड मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग, एडजर्न्ड जनरल मीटिंग के दो आंसर्स हैं। एक 3 डे नोटिस भी कई बार चलता है, 3 दिन नोटिस देकर भी आप एडजर्न मीटिंग को बुला सकते हैं। और जब मीटिंग बियॉन्ड 30 डेज एडजर्न करते हैं, बियॉन्ड 30 डेज आपने एडजर्न किया है तो फ्रेश नोटिस देना पड़ता है 21 डेज का। तो एडजर्न मीटिंग के नोटिस में कंफ्यूजन ना हो, ध्यान से रखिएगा। शेयर सर्टिफिकेट कितने टाइम के अंदर अलॉट हो जाना चाहिए डेज? नॉर्मली इट इज 2 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट, पर जब ट्रांसफर केसेस होते हैं तो 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर पेपर्स। बट डिबेंचर्स में 2 मंथ्स नहीं है, डिबेंचर्स में इट इज 6 मंथ्स। डिबेंचर्स में इट इज 6 मंथ्स। वैसे ही हम लोग और एक क्लास लेंगे मे बी आफ्टर दिस सेशन, मैं आपको बता देता हूं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर हमने बहुत सारे जितने फिगर्स, परसेंटेजेस, शॉर्टर नोटिस में कितना कंसेंट, कब गवर्नमेंट कंपनी ट्रिगर होता है, स्मॉल कंपनी के लिमिट्स, सब्सिडरी कंपनी के लिमिट्स, कब तक आप एसोसिएट हैं, सब्सिडरी नहीं है, एंट्रेंचमेंट क्लॉज क्या है, बहुत सारे फिगर्स पूरे सिलेबस में, कहां पर आपको कब कंफ्यूजन होता है, मैंने एक ही पेज में बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया है। ये भी हम लोग करेंगे। सो वी आर टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक इन कैलकाटा, विल जॉइन अगेन, बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस इनोवेटिव सेशन में व्हाट डिड वी डू कि कई बार डेज अलग अलग कंपनी लॉ के सेक्शंस में दिए रहते हैं, स्पेशली बिटवीन सेक्शन 1 to 122 हम इस वीडियो में टारगेट कर रहे हैं। देयर आफ्टर मोर विल बी डूइंग। अब हम देखने वाले हैं वेरियस कंफ्यूजिंग फिगर्स जो दिखने में एक जैसे लगते हैं बट थोड़े से चेंज के कारण हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में लैंग्वेज देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, या तो सीजी या एसजी या दोनों मिलके होल्ड करें तो भी चलता है। तो ये पेड अप शेयर कैपिटल में लोग पूछते हैं इक्विटी है या प्रेफरेंस है। याद रखना, ये जब कुछ लिखा नहीं होता है देन इट इज पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। सेकेंड पॉइंट, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन देखो। स्मॉल कंपनी में लोग क्या कंफ्यूज होते हैं, सर स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी है? एक ऐसी प्राइवेट कंपनी, याद रखना द वर्ड इज प्राइवेट कंपनी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल आज के दिन मैक्स 4 करोड़ है। लोग मैसेज करते रहते हैं सर फिगर्स क्या है इसका, मैंने 50 लाख 2 करोड़ देखा है। नो, द फिगर इज नाउ 4 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज मैक्सिमम 40 करोड़। तो लोग सिर्फ फिगर्स देख के भी खुश हो जाते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट कैच याद रखना, स्मॉल कंपनी के आंसर में प्राइवेट कंपनी भी चेक करना जरूरी है, वो कंपनी प्राइवेट होनी चाहिए। और कई बार तो प्राइवेट होने के बाद, ये फिगर्स सेटिस्फाई करने के बाद भी आप स्मॉल कंपनी नहीं होते हैं। सर ऐसा कब? अगर आप किसी की होल्डिंग या सब्सिडरी या आप कोई सेक्शन 8 कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट अंडर स्पेशल एक्ट हो, तो आप चाहे ऊपर वाले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर दिए हो, आप स्मॉल कंपनी नहीं माने जाओगे। तो इस बहाने फिगर्स के द्वारा, परसेंटेजेस के द्वारा हम कुछ प्रोविजंस भी याद कर रहे हैं मिलके, जल्दी जल्दी तूफान मेल की तरह। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सिडरी कंपनी, लैंग्वेज देखो, ग्रेटर देन 51 नहीं है इस बार, ग्रेटर देन, जब एक कंपनी एक्सरसाइज करता है ग्रेटर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर यानी इक्विटी शेयर्स। और भी कई तरीके थे, और कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय वर्च्यू ऑफ अग्रीमेंट। मैं डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं, पर जहां परसेंटेज का कुछ फिगर्स था उसके क्लैरिफिकेशन में जा रहा हूं। यहां 51 और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है, इधर एक्सरसाइजिंग ग्रेटर देन 50% वोटिंग पावर है। सपोज कई बार आप शेयर्स होल्ड करते हैं किसी कंपनी में, बट इन अ फिड्यूशरी रोल, या आप उसके एजेंट हैं, केयर टेकर हैं, ट्रस्टी के रूप में, तो वो वाले शेयर्स यहां काउंट नहीं होंगे, याद रखिएगा। एसोसिएट कंपनी, जब एक कंपनी और एक कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है, 2 तरीके से आता है, या तो आप उसके बिजनेस डिसीजंस को पार्टिसिपेट या कंट्रोल कर रहे हैं अंडर एन अग्रीमेंट, चाहे शेयर होल्डिंग आपकी कम हो,
पर और एक है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का एक और ऑप्शन, 20% और मोर वोटिंग पावर, 20% और मोर इक्विटी एंड अप टू 50, क्योंकि 50 के ऊपर जाने से आप कैसे में क्लासिफाई होंगे, सब्सिडरी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड अप टू 50 में यू विल बी क्लासिफाइड एज एसोसिएट कंपनी। उसी तरह एक कंफ्यूजिंग सेक्शन, एंट्रेंचमेंट क्लॉज क्या होता है, जब एसआर से भी ज्यादा लोगों की हाँ चाहिए होती है कुछ कुछ क्लॉज को चेंज करवाने के लिए, ये यूजुअली फॉर्मेशन के समय आप डाल देते हैं या आप बाद में अमेंडमेंट करके डाल सकते हो। पर बाद में अगर आप अमेंडमेंट करते हो तो प्राइवेट कंपनी में ऑल मेंबर्स की कंसेंट चाहिए, पब्लिक कंपनी में एसआर पास करके भी आप ऐसे क्लॉज को अमेंडमेंट के रूप में डाल सकते हो। सेक्शन 447 सिलेबस में कई बार आता है कि 447 में एक होता है छोटा फ्रॉड का अमाउंट, एक है बड़ा फ्रॉड, जब इंटेंशन आपका खराब होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आपका जो फ्रॉड का अमाउंट इन्वॉल्व है इट इज लोअर ऑफ द टू एटलीस्ट 10 lakhs और 1% ऑफ टर्नओवर, तो उस केस में आपका इंप्रिजनमेंट 10 साल तक जा सकता है, फाइन 3 गुना तक द अमाउंट इन्वॉल्व लगेगा। इंप्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों था इस दोनों में। सर कहीं 6 महीना मिनिमम है, कहीं 3 साल। जब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है तो 3 साल मिनिमम है, जब पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज इन्वॉल्व नहीं है तो 6 months है। और अगर लोअर देन, इट इज लेस देन लोअर ऑफ द टू 10 lakhs और 1% ऑफ टर्नओवर, तो अप टू 5 years, और भी वर्ड यूज हो रहा है, और मतलब दोनों लगे फाइन एंड इंप्रिजनमेंट, तब जरूरी नहीं है, अप टू 5 years और अप टू 50 lakhs और बोथ। पक्का? वैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन में कंफ्यूजिंग फिगर आता है, कितना परसेंटेज, मिनिमम 90% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक, बिकॉज हम बोलते हैं इशू साइज हमारा इतना है। इशू साइज में तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन भी रहता है, रिजर्वेशन भी रहता है, जो पब्लिक को पोर्शन हम दे रहे हैं उसमें से 90% हमारा पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, देन वी से दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज अचीव्ड। एंड इफ दिस डिले इन रिफंडिंग द एप्लीकेशन मनी विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू, 15 दिन के अंदर अगर हम रिफंड नहीं करते हैं, एज पर कंपनी लॉ, सेबी के नियम कानून रिफंड करने के कुछ अलग है, 4 working days कुछ है, पर यहां पर एग्जाम में कंपनी लॉ का लिखना है, अगर हम नहीं करते हैं इंटरेस्ट 15% पर एनम डायरेक्टर्स जिनकी डिफॉल्ट गलती है उनको देना पड़ेगा। 15, एमसीक्यू में लोग 12 टिक करके आते हैं, 12 कहां था मैं आपको दिखाता हूं। प्राइवेट प्लेसमेंट, जब आप ऑफर कुछ प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, रिलेटिव, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को सेक्शन 42 में देते हो, जहां मैक्सिमम 200 फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन अ फाइनेंशियल ईयर अलाउड है, वहां पर नियम था कि आप अलॉटमेंट कर दीजिए 60 दिन के अंदर, और नहीं करते हो प्राइवेट प्लेसमेंट में 60 दिन के अंदर, तो 15 दिन के अंदर रिफंड कर दीजिए, वरना 12% पर एनम 68 डे से लगेगा। सिर्फ कहीं 15 कहीं 12, मुझे याद कैसे रहेगा? एक घटिया टेक्निक ये हो सकता है कि जब पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है तो ज्यादा ब्याज दो 15, प्राइवेट प्लेसमेंट में कम देने से भी चलेगा 12, तो ये कंफ्यूजन शायद दूर हो जाए इस तरीके से। नेक्स्ट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इसमें भी फिगर्स एंड परसेंटेजेस कंफ्यूजिंग है। 74% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, याद रखना 26 बहुत साल पहले था, अभी 74 है। वेरिएशन करते हैं आप शेयर होल्डर्स राइट्स का, सपोज 9% प्रेफरेंस शेयर्स था, रिडेम्पशन 10 साल बाद होने वाला था, हम उनको रिक्वेस्ट करके 12 साल बाद करवा रहे हो, वो मान भी गए, तो ऐसे वेरिएशन में कुछ प्रोसीडर होता है, आप करवाते हैं। पर कुछ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, उन्हीं प्रेफरेंस में से कुछ लोग अगर चाहें कंप्लेन कर सकते हैं एनसीएलटी को टू कैंसिल द वेरिएशन, पर वो कुछ कितने कुछ होने चाहिए, 10% ऑफ दैट क्लास, दिख रहा है स्क्रीन पर, तो वो 21 दिन के अंदर एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हैं टू कैंसिल सच वेरिएशन एज इट इज प्रेजुडिशियली अफेक्टिंग देम, तो 10% वाली बात याद रहेगी। फिर एक और कंफ्यूजन लोगों को होता है, सर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर में 10 था या 12 था, कॉल्स इन एडवांस में 10 था या 12 था, सर व्हाट शुड बी डन? तो लैंग्वेज देखो ध्यान से कि 10% और 12%, अंदर चले जाओ, 10 और 12 में देखो क्या लिखा हुआ है, जहां तुम्हारा फायदा है, तुमने एडवांस में दिया, तुमको इंटरेस्ट मिलने वाला है, वहां फिगर है 12% पर एनम और आर्टिकल्स का रेट विच एवर इज लोअर, और जब तुमको ज्यादा देने की बात आ रही है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, देन द फिगर इज 10% और AOA विच एवर इज लोअर। डिड यू गेट इट? नेक्स्ट, मैक्सिमम कितना स्वेट इक्विटी हम इशू कर सकते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर, हम कितना स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हैं? द आंसर इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कंफ्यूजिंग, हायर ऑफ द टू, 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और इशू वैल्यू, नॉट द फेस वैल्यू, इशू वैल्यू ऑफ शेयर्स 5 crores, दोनों में से जो हायर होगा वो 1 साल में हम उतना कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके फिगर को प्रैक्टिस करिएगा लिख करके। पर सर एग्जाम में आ गया एट अ टाइम हम कितना इशू कर सकते हैं,
एक टाइम पर, यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम स्वेट इक्विटी शेयर्स मेरे कैपिटल का कितने भाग से ज्यादा ना हो, लोग यही लिख के आ गए वहां पे भी 15%, इस बार है 25% एट अ टाइम, कभी भी ये एक साल में इतना ला रहे हैं, पहले के सालों में भी मैंने लाया होगा, तो ये भी चेक करना कि एट अ टाइम मेरा कभी भी 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल क्रॉस ना हो। बट गुड न्यूज, स्टार्टअप्स के लिए 50% तक जा सकता है फॉर 10 years फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टार्टअप। तो ये वाले फिगर्स, अनलेस यू हैव डन विथ मी इन दिस रैपिड फायर राउंड, रिवाइज, पॉज द वीडियो, नोटेड द पॉइंट्स, ये रिटेंशन नामुमकिन है। Similarly, lock-in of sweat equity, very popular case study also, 3 years from the allotment। पर लोगों के एग्जाम में आता है लॉक-इन ऑफ ESOP, भूल से लोग उसमें भी लिख के आ जाते हैं, ये मत करना 3 years, ये है एज पर कंपनीज पॉलिसी। रिडेम्पशन में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोग दोनों को 20 लिख के आते हैं, याद रखना डिबेंचर्स जल्दी रिडीम होता है 10 years, प्रेफरेंस शेयर्स 20 years। 20 years को कभी कभी आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 10 years को भी कुछ कुछ केस में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वाले में, डिबेंचर्स में तो 3 नाम और है, उनमें आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। अब देखो क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स आप कोई कारण से रिन्यू नहीं कर पा रहे हो, आप अगर रिन्यू नहीं कर पाते हो तो इन ल्यू ऑफ द ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स, रिन्यूअल, फॉर रिन्यूअल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन ल्यू ऑफ ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स के बदली में आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो, उनको बोल रहे नया प्रेफरेंस शेयर्स और ले लीजिए, पुराने के बदले में नया। तो इसके लिए कितने लोगों का कंसेंट चाहिए, लैंग्वेज देखो, उस क्लास के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का 3/4 नंबर में नहीं है, वीडियो पॉज करके सोचना, 3/4 इन वैल्यू है, पढ़े थे पर इस वीडियो के द्वारा वापस एकदम स्ट्रेंथन हो जाएगा, यहां पर 3/4 इन वैल्यू एंड अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। तो जितने फिगर बेस्ड प्रोविजंस है ना, बड़े बड़े केस स्टडीज के सब पार्ट्स हैं, सो डोंट इग्नोर दिस वीडियो, एंड तक देखेंगे अपने। 18 नंबर, और इसमें भी देखो जो लोग हाँ नहीं बोलते हैं ना 3/4 इन वैल्यू के बाद, यानी डिसेंटिंग, उनको एनसीएलटी इमीडिएटली उनका पैसा रिपे करवा देता है, द मनी इज रिपेड इमीडिएटली। सो फिगर्स वाले सेक्शंस तो और डेंजरस हैं, बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। अभी सुनिएगा ध्यान से, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स, नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी ईसॉप अपने उन एम्प्लॉइज को नहीं दे सकता जो प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करते हो, या वो डायरेक्टर जो इनडायरेक्टली 10% से ज्यादा होल्ड करते हो, बट प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप इनको भी दे सकता है फॉर 10 years फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। तो केस स्टडी में ध्यान देना पड़ेगा आपको, माइक बच गया, केस स्टडी में ध्यान देना पड़ेगा आपको कि प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप को बने हुए कहीं इससे ज्यादा पीरियड तो नहीं हो गया। इक्विटी शेयर्स एक साल में आप कितना बॉट बैक इन अ फाइनेंशियल ईयर, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल तक आप इक्विटी शेयर्स का बाईबैक कर सकते हैं, और बाईबैक में जो मैक्सिमम अमाउंट आप यूज कर सकते हो उसका लैंग्वेज था 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। उसी तरह आप डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का फिगर देखिए। डीआरआर आजकल सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को मेंटेन करना पड़ता है, ओह सर मैं तो भूल ही गया था, और अनलिस्टेड कंपनीज में भी अनलिस्टेड एनबीएफसीज एंड अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को नहीं करना है, बैंक्स को करना ही नहीं है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को करना ही नहीं है। डीआरआर ऐसे भी बुक एंट्री होती है तो मिनिमम 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। डीआरएफ में एक्चुअल आप फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इन तीनों जगह में से एक जगह, पर कब इन्वेस्ट कर रहे हो, 30 अप्रैल को इन्वेस्ट कर रहे हो, 15%, सर अब 10 बोला था ना, 10 डीआरआर का था, डीआरएफ के लिए 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स विच इज मैच्योरिंग ड्यूरिंग द कमिंग 31 मार्च, यानी आज अगर 4 अप्रैल है तो 30 अप्रैल के पहले ही मुझे आने वाले 31 मार्च, सपोज आज है 4 अप्रैल 2026, तो 31 मार्च 2027 यानी 26-27 में जो डिबेंचर्स मैच्योर होने वाले हैं उसका 15% पैसा बैंक में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सिक्योरिटीज अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट में आज ही अलग करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कई फिगर्स, कई परसेंटेजेस जल्दी जल्दी याद दिलाएगा। प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट्स अप टू 100% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम एक्सेप्ट कर सकता है अपने मेंबर्स से। सर्टेन प्राइवेट कंपनीज कैन इवन गो बियॉन्ड 100%, याद आ गया है, इसको हम लोग बोलते थे प्योर प्राइवेट कंपनीज, जो इतना इतना पैसा उठा सकती है वो ज्यादा भी उठा सकती है। जो प्राइवेट कंपनी किसी की डैश ना हो, किसी की डैश ना हो, एसोसिएट या सब्सिडरी ना हो, इनका बैंकों से बोरोइंग, इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग जो है वो लोअर ऑफ, इट इज less than lower of the two, twice the capital, 50 crores. Such private company has not defaulted in the repayment of borrowings. आज के दिन इनका कोई दूसरों को borrowings चुकाने में डिफॉल्ट नहीं चल रहा हो, ये भी देखेंगे। ऊपर से प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स, दे कैन एक्सेप्ट मोर देन 100% ऑफ सो एंड सो, उनको भी अलाउड है इतने सालों तक।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ध्यान से देखो, ये वाला क्लॉज लोग भूल जाते हैं, तो यू मस्ट प्रैक्टिस इट प्रॉपरली. ओके, आफ्टर दिस आप देखोगे पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. कितना? यहां तक शेयर होल्डर्स से इतना, पब्लिक से इतना, पर टोटल मिला के 35 है. पर शेयर होल्डर्स में आप बोलोगे मैं 15 उठा लेता हूं, पब्लिक का वो कर लेता हूं, देन थिंग्स बिकम डिफरेंट. ओके, तो ये अपर कैप है, आप शेयर होल्डर से 15 नहीं उठा सकते ये बोल के कि मैं पब्लिक से 10 उठा लूंगा, दैट इज नॉट अलाउड. मिनिमम पीरियड डिपॉजिट 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स, बट कभी कभी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 6 भी हो सकता है. पर वैसे वाले डिपॉजिट्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो देख रहे हैं आप, इतने सारे फिगर्स एक दिन में जब रिवाइज करते हो, कंपेयर कर करके, वीडियो पॉज जरूर करना बीच बीच में, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, आप सुनना नहीं है, सुन के फिर वापस आप भी क्रिस्टलाइज करोगे, रिकॉल करोगे, फिर आगे बढ़ोगे. वैसे डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व से अभी तो पढ़ाया था आपने, वो था डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व, जो आपके पीएल अकाउंट से होता है, एंड इट इज बेसिकली फॉर द रिडेम्पशन नॉन कन्वर्टेबल पार्ट के लिए. तो डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व डिपॉजिट रिपेमेंट के लिए यूज होगा. 30 अप्रैल के पहले लैंग्वेज देखना, 20 सर आप 10 बोले थे थोड़ी देर आगे, वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 10 था. नहीं सर 15 बोले थे, वो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड 15 था. डिबेंचर रीपेमेंट डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व इज 20% ऑफ द डिबेंचर डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर. लोग इसको नेक्स्ट मान रहे हैं, रॉन्ग है. आज सपोज 5 अप्रैल 2026 है, तो 30 अप्रैल 2026 को ही मैं 20% डिपॉजिट जो 26-27 वाले पूरे साल में, यानी 31 मार्च 27 के पहले जो मैच्योर होने वाले हैं, वो 20% पैसा एक शेड्यूल्ड बैंक में, सेपरेट बैंक अकाउंट, यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अलाउड नहीं है, सिर्फ बैंक अकाउंट में रखना अलाउड है. याद रहेगा, 20, 10, 15 कंपेयर कर पाओगे. penal interest for the overdue deposits 18, नहीं सर 15 था ना, 15 was something else, 12 was something else, and this is 18%. remember this. उसी तरह प्री मैच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, आप समय से पहले अपने पैसे के डिपॉजिट्स को पैसा वापस मांगते हैं, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कट के मिलेगा? अभी तक आपका कितना चल गया है वो डिपॉजिट, उस पर अगर मिलता तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता? तुमने लगाया 3 साल के स्कीम में था, मुझे 3 साल से -1% नहीं करना है. मुझे सपोज तुम्हारा स्कीम 2 साल चल गया है, तो 2 साल चलने के बाद अगर 2 साल के लिए कोई स्कीम होता तो उस पर क्या रेट मिलता, वो रेट से माइनस कर दोगे आप 1%. और इसमें कुछ चक्कर था कि अगर आपका स्कीम 1 ईयर 8 मंथ्स चला है तो उसको मान लेते हैं 2 चला है, 1 ईयर 6 मंथ्स चला है तो 2 ईयर्स मान लेते हैं चला है, 1 ईयर 4 मंथ्स चला है तो उसको मानते हैं 1 ईयर. तो वो चीज हमने क्लासेस में बहुत डिस्कस डिटेल में किया था. कम टू 28, स्टार्टअप कंपनी में ना एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स में बहुत सारे आइटम थे. ये एक फिगर बेस्ड डिस्कशन चल रहा है कि स्टार्टअप कंपनी जब 25 लाख और मोर, फिगर 25 है 20 नहीं है, 25 लाख और मोर एक बार में, ओके, जब इस तरीके से पाता है जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए तो 10 साल तक वो एग्जेम्प्टेड होता है. 20 और 8 पा रहे एग्जेम्पशन नहीं है. 25 लाख इन अ सिंगल ट्रांच जब आप पाते हो, वो भी 25, तो आप एग्जेम्प्टेड हो. वो भी सुनो 25 और सिंगल ट्रांच भी नहीं देखना है, ये भी चेक करना होगा कि वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके उसी तरह एक था बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को लेकर एग्जेम्पशन कि पार्शियली सिक्योर्ड बट कंपल्सरीली कन्वर्टेबल विद इन 10 इयर्स, ये भी एग्जेम्प्टेड होता है. सिमिलरली आप रजिस्टर्स, इंपॉर्टेंट ये स्टैट्यूटरी बुक्स, एनुअल रिटर्न, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, एनुअल रिटर्न दूसरी जगह भी रख सकते हैं, दूसरे शहर में, इंडिया में कहीं भी. पर नियम क्या है, इफ ग्रेटर देन 10%, वो दूसरा शहर ऐसा होगा जहां 10% से ज्यादा, इक्वल टू भी नहीं है, ग्रेटर है, greater than 10% of the total number of members reside. लोगों को लग रहा था इतने लोग हाँ बोल देंगे, that is not important. Greater than 10% of the members reside. उसी तरह हमने एक एसबीओ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल अगर डायरेक्टली 12% किसी कंपनी में होल्ड करे तो वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं होता. एमसीक्यू में याद रखना. इनडायरेक्टली सपोज ए लिमिटेड अगर 12% होल्ड कर रहा है, आई एम सॉरी, ए अगर 12% होल्ड कर रहा है एक्स लिमिटेड में, वो एसबीओ नहीं है. सर है तो 10 लिखा है, तो वेट, ए डायरेक्टली होल्ड कर रहा नहीं है. सपोज एक ट्रस्ट है, वो कंपनी में होल्ड कर रहा है, ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज है इंडिविजुअल, वो एसबीओ होंगे. अगर ट्रस्ट का होल्डिंग 19% है, सारे ट्रस्टीज एसबीओ होंगे. यानी कि सपोज एक इंडिविजुअल है, वो डायरेक्टली कंपनी में नहीं होल्ड कर रहा है,
वो एक और एक कंपनी में होल्ड कर रहा है 55%, वो और एक कंपनी हमारे यहां पर होल्ड कर रही है, हमारी होल्डिंग कंपनी है, उसके थ्रू होता है। तो ऐसे इंडिविजुअल को एसबीओ बोलते हैं, हम कंपनी को बताते हैं, कंपनी आरओसी को बताती है बेंड 2 में, कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है बेंड 3 में। ऑल दीज वी हैव डन। नोटिस शॉर्टर देन 21 क्लियर डेज नोटिस भी कई बार सफिशिएंट होता है। इसका परसेंटेज देखो एजीएम में बहुत कंफ्यूजिंग है, लोग 90 और 95 में कंफ्यूज होते हैं। सर 90 पढ़ाया था ना आपने, 90 वाज फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ओह माय गॉड, एजीएम में 95% मेंबर्स अग्री करेंगे। रुको लैंग्वेज देखो, नंबर ऑफ मेंबर्स, पर ईजीएम में लैंग्वेज है majority of number of members, and that majority holds 95% of the paid up share capital carrying voting rights. It's a big challenge. Please practice this language. It is really difficult. वैसे कोरम कितना फिगर्स होगा पब्लिक कंपनी में? 5, 15, 30। रुक जाओ, रॉन्ग आंसर, पर्सनली प्रेजेंट बोलोगे। फिर ये रेंजेस भी याद होना चाहिए कि अगर आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कोरम मतलब मीटिंग में कितने आए हैं, कम से कम मिनिमम आने चाहिए। ये क्या है, अगर आपके रजिस्टर में नंबर ऑफ मेंबर्स इतने दिखाई दे रहे हैं तो इतने होंगे। मोर देन 1000, ये रेंज याद करोगे, एंड अप टू 5000 देन इट इज 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। नाउ इफ इट इज मोर देन 5000 देन दिस, बट आर्टिकल्स इससे हायर कोरम भी बोल सकता है। वैसे प्राइवेट कंपनी में आप देखोगे 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड इन कोरम। तो ये सारे फिगर्स जो कंफ्यूजिंग लगते थे एक जगह रखा है मैंने, सो दैट यू कैन कंपेयर, यू कैन पॉज, वरना आपने पढ़ते भी हैं, टाइम भी लगता है, समेट नहीं पाते। तो दिस वाज वन इनोवेटिव वे, सारे डेज, सारे फिगर्स, सिमिलर टाइप्स, डिसिमिलर टाइप्स, एक ही दिन हम झट करें। उसके बाद देखोगे प्रॉक्सी आप मैक्सिमम 50 मेंबर्स के बिहाफ में काम कर सकते हैं, और वो प्रॉक्सी जो होगा उसके पास मैक्सिमम इतना शेयर कैपिटल, मतलब जिन लोगों के बिहाफ में आ रहा है उनके इतना शेयर होल्डिंग हो सकता है। अब एक ही आदमी का होल्डिंग अगर 11% हो तो वो मेंबर एक सिंगल पर्सन को प्रॉक्सी के रूप में अपॉइंट कर सकता है, बट फिर वो और किसी के बिहाफ में नहीं जाएगा। नहीं सर अलाउड है ना, 50 मेंबर्स के बिहाफ में हम प्रॉक्सी बन के जा सकते हैं। दोनों कंडीशन चेक करना होगा ना आपको, 50 के बिहाफ में जा रहे हो और उस 50 के पास इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग ना हो, और एक ही के बिहाफ में आप आए और उस एक के पास 11% है, तो अब आप और किसी मेंबर के बिहाफ में प्रॉक्सी नहीं जा सकते हो। इस राउंड पे शो ऑफ मत करना, होता है अलाउड है 50 तो, पर आपको ये आस्पेक्ट भी ध्यान रखना होगा। ई वोटिंग कंपल्सरी है लिस्टेड कंपनी के लिए, हाँ सर, और अनलिस्टेड है, इवन इफ द कंपनी इज अनलिस्टेड होगा लैंग्वेज, इवन इफ द कंपनी इज अनलिस्टेड, रिमेंबर इवन इफ द कंपनी इज अनलिस्टेड, अगर 1000 शेयर होल्डर्स मिनिमम आपके यहां है तो ई वोटिंग लगेगा। पर ई वोटिंग किसके नहीं लगेगा वो भी लिस्ट दे दिया है, तो ये भी याद रखिएगा। पोल, जितने शेयर होल्डिंग उतनी वोटिंग राइट्स। पोल के लिए कितने लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर? 10% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर उस मेंबर्स का, या मिनिमम पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स 5 लाख। पर रुको लैंग्वेज देखो, पोल में जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप पर्सनली भी रिक्वेस्ट कर सकते हो मेंबर्स जो आए हैं, या प्रॉक्सीज कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर पोल। प्रॉक्सी वोट कर सकते हैं मीटिंग में, प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होते। प्रॉक्सी कैन डिमांड फॉर पोल इफ दे आर होल्डिंग सो एंड सो परसेंटेजेस मिलकर, तो हो सकता है। ओके, उसी तरह स्पेशल नोटिस के लिए कितने लोगों की रिक्वेस्ट आती है सर? 10%? नहीं, 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर मेंबर्स होल्डिंग। 1% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है, इधर देखो, ये 1% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है, मेंबर्स होल्डिंग पर्सनली और बाय प्रॉक्सी। और यहां पर भी क्या है, लैंग्वेज मिला, और मिनिमम पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स 5 लाख। वैसे एक सेक्शन था फॉर सर्कुलेटिंग द मेंबर्स रेजोल्यूशन, कितने लोगों का रिक्वेस्ट आना चाहिए, जैसे जो ईजीएम में आता था, मेंबर्स होल्डिंग 10% और मोर वोटिंग पावर। तो इतने सारे डेज, इतने सारे फिगर्स हमने इतने कम टाइम में किया है। यहां से आप देखोगे कुछ ना कुछ केस स्टडी एमसीक्यू में भिड़ेगा और आपके बहुत मार्क्स बचेंगे। My next line of attack after the break, if the time permits today, would be this particular aspects कि इन sections के बीच में ये वाले जो penalties हैं 4, 7, 7, 34, दिख रहा है आपको? Civil liability 36, 42, 76A, ये आपको नहीं भूलना है। Consequences of non-registration of charge, जो मैंने लिखा, प्राइवेट प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूं प्राइवेट प्लेसमेंट में 2 टाइप के पेनल्टी के फिगर्स हैं, मुझे दोनों पे नजर रखना है। तो चलिए एक बार पढ़ना शुरू करिए, हो सकता है हम लोग इसको अगले दिन करें, या ये इसको मैं होमवर्क में दूं, पर स्टार्ट रीडिंग इमीडिएटली।
ध्यान से सुनिए जो मैं बोलूं। नाम आपने रिजर्व कर लिया बाय गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो क्या होगा, एंड नॉट येट इनकॉर्पोरेटेड तो क्या होगा। तो अगर इनकॉर्पोरेट हो गई है तो नाम कैंसिल कर दिया जाएगा, और जो आदमी नाम अप्लाई किया था पेनल्टी अप टू 1 लाख। नाउ अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है रॉन्ग नाम से, आरओसी कैन डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद इन 3 मंथ्स। आरओसी स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए स्टेप्स लेगा, and ROC can cause company to make application to NCLT for winding up, because ROC winding up order नहीं पास कर सकता, वो NCLT को अप्लाई करवाएगा winding up के लिए। सिमिलरली अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है बाय गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, NCLT कैन पास ऑर्डर्स। कैसे कैसे ऑर्डर्स NCLT कर सकता है? लाइबिलिटी को अनलिमिटेड डिक्लेयर किया जाएगा, रिमूवल ऑफ नेम, ऑर्डर्स फॉर वाइंडिंग अप, इस बार NCLT वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर रहा है। तो ये सारी चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन में आती है। क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, जो भी ऑथोराइज किया था इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यूजुअली डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, इन सबको क्रिमिनल लाइबिलिटी में पकड़ा जाएगा। क्रिमिनल लाइबिलिटी 447 जो हम लोग देखे थे वहां तक जाता है आपका। ओके, आफ्टर दैट इससे बचने का भी तरीका है, ग्राउंड्स फॉर एस्केपिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी इफ इट इज प्रूव्ड, लैंग्वेज देखो, प्रूव्ड दैट द स्टेटमेंट इज इमटेरियल, उतनी बड़ी बात नहीं है, एंड जो आदमी स्टेटमेंट दिया है ही हैड रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव and he believed up to the time of issue that the statement was true। तो इसको grounds of for getting relief भी learn करके जाइएगा, सिर्फ 447 इंपॉर्टेंट नहीं है, grounds for relief भी जरूरी है। सिविल लाइबिलिटी में compensation damages दिया जाता है to every person who has invested on the faith of the prospectus। जो भी इंसान prospectus के faith पर इन्वेस्ट किया है वो सिविल लाइबिलिटी के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 36, सेक्शन 42। अगर आप लोगों को झूठा बात बोल के इन्वेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो 447 लगेगा। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको मैंने बताया था पास 3 का फाइलिंग जो है इट इज विद इन 15 डेज आफ्टर अलॉटमेंट, बट यहां देखो अगर आप टाइम से फाइल नहीं करते हैं पास 3, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कंपनी, इट्स प्रमोटर्स, इट्स डायरेक्टर्स, इनके ऊपर जो 15 दिन, सर 30 डेज होता है, 30 डेज नॉर्मल अलॉटमेंट में, पर प्राइवेट प्लेसमेंट में इट इज 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट, तो 1000 रुपीज पर डे, हर दिन के लिए 1000 रुपया लगने वाला है इन लोगों के ऊपर। लर्न कर लेना फिगर, इस पे एमसीक्यू आता है, मैक्सिमम 25 लाख। उसी तरह सेक्शन 42 में आप देखोगे, सेक्शन 42 में क्या बोल रहा है, अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के दूसरे प्रोविजंस को पालन नहीं कर रही, जैसे पेमेंट से बैंक अकाउंट से आना चाहिए था, आप पब्लिक ऑफर नहीं ला सकते प्राइवेट प्लेसमेंट के दौरान, बहुत सारे नियम कानून और थे, अलॉटमेंट इतने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, एक स्कीम प्राइवेट प्लेसमेंट का जब तक कंप्लीट नहीं हो फ्रेश ऑफर मत लेके आइए। तो ये सारी बातें, अगर इन चीजों का आप उल्लंघन कर रहे हैं तो कंपनी, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी जो लगेगा दैट विल बी अमाउंट विच यू हैव रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, जो अमाउंट आप रेज किए हैं वहां तक, और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर, एंड कंपनी को रिफंड भी करना पड़ेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम टू द सब्सक्राइबर्स। जब से ऑर्डर इंपोज हुआ है आपके ऊपर फाइन का, वहां से 12% पर एनम के साथ रिफंड करना पड़ेगा। मस्ट लर्न सेक्शन 42 का ये फिगर। डिपॉजिट के कई सेक्शन है, 73, 76, अगर आप ये डिपॉजिट के सेक्शंस का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर क्या फाइन लगने वाला है, लोअर ऑफ द टू, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और 1 करोड़, ये मिनिमम है, और मैक्सिमम 10 करोड़। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 7 इयर्स मैक्सिमम, एंड उनके ऊपर फाइन 25 लाख से 2 करोड़ तक आप जा सकते हैं, और इंटेंशन अगर चीटिंग का था तो 447 भी लग जाएगा आपके ऊपर। उसी तरह हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, जिसका नेटवर्थ इतने के ऊपर हो, जिसका टर्नओवर इतने के ऊपर हो, वो भी आपको फिगर्स याद होना चाहिए कि एसआर पास करती है तब आप एलिजिबल कंपनी बनती है लोगों से डिपॉजिट्स पब्लिक से उठाने के लिए, पर आपका नेटवर्थ कितना था, 100 करोड़ और मोर, चेक कर लेना, और टर्नओवर 500 या 300 जो भी था वो भी आपका अचीव होना चाहिए। सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, लिक्विडेटर की नजर में आपका चार्ज वॉइड है, यू विल बी ट्रीटेड एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। मोरओवर पेनल्टी, मैंने फाइन नहीं बोला, पेनल्टी ऑन कंपनी 5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट 50,000, ये भी याद रखिएगा। तो ये बहुत सारे फिगर्स आपने यहां पर देखे हैं, ये फिगर्स फाइन से रिलेटेड है, जो सेक्शन 1 से 122, और भी कई सेक्शंस आए थे, बट मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में उतने सारे फिगर्स आप याद कर पाओगे। दूसरे सेक्शंस के अंदर और दूसरे फाइन्स होंगे, बट ये 9-10 जो फिगर्स हैं, यू मस्ट नॉट फॉरगेट
these at any cost. मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा रजिस्टर्स के बारे में. कुछ रजिस्टर्स के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है या टाइमलाइंस. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन परमानेंटली प्रिजर्व करना चाहिए. ओके. रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स, रजिस्टर ऑफ चार्जेस. रजिस्टर ऑफ चार्जेस जो होता है वो परमानेंटली है, पर रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स जो है ना उसका फिगर देखो, minimum 8 years from financial year in which latest entry is made in the register. Okay. Charge deed आएगा एग्जाम में, लोग परमानेंटली टिक करके आ जाएंगे, that is 8 years. Okay, from the date you repay. Register of members permanently. Register of debenture holders 8 years from the date of redemption. तो ऐसे कई कंफ्यूजन होते हैं कौन से 8 years हैं, कौन सा परमानेंटली है, तो एक बार ये नजर में रखना चाहिए था. जैसे मिनट बुक, कंपनी का जो जनरल मीटिंग का मिनट बुक है उसके लिए भी फिगर क्या है, परमानेंटली. वैसे एक पीडीएफ मैं आपको और भेजूंगा, प्लीज सुन लीजिए. कुछ कुछ फॉर्म नंबर्स बहुत फेमस हैं, जैसे कि लुक एट द स्क्रीन, INC 32. ये क्या चीज का है, स्पाइस प्लस. डोंट फॉरगेट INC 32 इज अ वेरी फेमस फॉर्म नंबर. सर और बताइए, देयर आर फ्यू फेमस फॉर्म नंबर्स लाइक MGT 14. लोग सोचते हैं MGT 14 इज ओनली फॉर SR. इट इज फॉर SR विच पॉपुलरली SR के लिए लगता है, एंड सर्टन अदर रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स के लिए भी. यानी आप देखोगे कभी कभी सर्टन बोर्ड रेजोल्यूशन अपॉइंटिंग MDWD, उसके लिए भी MGT 14 जाता है. तो MGT 14 SR के अलावा भी कई कई पर्पसेस के लिए. MGT 7 बताओ, वेरी गुड, एनुअल रिटर्न. 7A भी अब्रिज्ड एनुअल रिटर्न है. और जल्दी बताओ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर्स इस जोन के. MGT 15 लिस्टेड पब्लिक कंपनी जमा देती है अपने AGM ठीक से कन्वीन, कॉन्स्टिट्यूटेड, कंडक्टेड हुई थी क्या, लिस्टेड पब्लिक कंपनी देती है AGM के 30 डेज के अंदर. अंडरस्टूड. ऐसे और नंबर भी थे. MGT 11 याद करके बताओ क्या चीज का था, प्रॉक्सी फॉर्म के लिए वी हैड MGT 11. तो जो बहुत पॉपुलर वंस है मैं उसको यहां पर लिखा हूं. PAS 3 अलॉटमेंट के लिए, प्राइवेट प्लेसमेंट का अलॉटमेंट का टाइम 15 डेज है, नॉर्मल में ये है. वैसे और फॉर्म भी थे, याद करके बताओ. SH1, SH4, SH7. SH7 तो आज भी हमने पढ़ा था इस वीडियो में भी, फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 30 दिन के अंदर जाता है. SH1 इज आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली फॉर शेयर सर्टिफिकेट, चेक कर लेना. SH4 इज फॉर शेयर ट्रांसफर form. It has to be executed within 60 days, filed within 60 days of execution. What else? फिर हमने कुछ और भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, और कई फॉर्म नंबर्स अगर पढ़े होंगे, जगह जगह बहुत सारे थे, बट ये बहुत पॉपुलर वंस है. अब जैसे INC 4, जब OPC जो है ना, वो 1 पर्सन कंपनी, जब नॉमिनी में जब नया नॉमिनी अपॉइंट होता है या आप चेंज कर देते हैं, तो OPC ROC को इन्फॉर्म करता है in INC 4, and written consent of new nominees taken in INC 3. Consent of nominees nowadays taken in at the time of incorporation जब होता है तो INC 32 में ले लेते हैं हम लोग. याद आया? फिर और फॉर्म नंबर बताओ, वेरी फेमस वन. यस, INC 22 रजिस्टर्ड ऑफिस जब भी चेंज होता है या एस्टैब्लिश होता है INC 22 में विद इन 30 डेज आप इसको इन्फॉर्म करते हैं ROC को. याद है? INC 22 was very famous. Then we have E form RD1 for conversion of public company into private company. तो ऐसे कई फॉर्म नंबर्स जो बहुत पॉपुलर वंस हैं, ये वो मैंने यहां लिखा है. वैसे पढ़ाने के समय मैंने बैलेट पेपर का भी फॉर्म नंबर बताया था, बहुत सारे फॉर्म नंबर्स थे. तो ये वाले फॉर्म नंबर्स कम से कम आपके मिस नहीं होने चाहिए. और आप कुछ कुछ और भी पढ़ते हो दूसरे एरिया में, जैसे AOC 4 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो वो सब अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, बट ये वाले जो मैंने यहां पर लिस्ट लिखा है. एक और पॉपुलर है INC 6. जब आप प्राइवेट कंपनी से OPC में कन्वर्ट होते हो तो अप्लाई करते हो परमिशन के लिए ROC को, और जब आप OPC से प्राइवेट या पब्लिक में बनते हो तो भी आप INC 6 में अप्लाई करते हो. तो जैसे जैसे मुझे याद आया, आई शेयर्ड लॉट ऑफ पॉइंट्स विथ यू रिलेटेड टू फॉर्म नंबर्स, रिलेटेड टू रजिस्टर्स. ये सब रजिस्टर्स जो है ना, खासकर ये वाले रजिस्टर ऑफ बाईबैक और ये सब रजिस्टर्स और ये सब जो है, ये स्टैट्यूटरी बुक्स है. जैसे अटेंडेंस रजिस्टर इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बुक, ओके, बट दीज रजिस्टर्स यू हैव टू मेंटेन. आपको ये मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा. यू हैव टू मेंटेन दीज रजिस्टर. तो रजिस्टर, फॉर्म नंबर्स, ये सब कुछ हम लोग यहां पर देख चुके हैं. सो लॉट ऑफ पॉइंट्स वेर कवर्ड. सो ऐसे और सेशंस में लेके आऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू माय डिफरेंट बुक्स एज पर द कोर्स सिलेबस, उसको भी कर लीजिएगा. पर जिनका एग्जाम अभी है, ये बूस्टर रिवीजन के रूप में इन पीडीएफ्स को यूज करिए. दैट विल रियली हेल्प यू टू रिकॉल एंड सेव योर टाइम.
ओके तो ये वॉल्यूम 1 का था, सेक्शन 1 से 122 के रेंज में। मुझे पर्सनली लगता है कि दीज नंबर्स एंड दीज टाइम फ्रेम्स एंड पेनल्टीज शुड नॉट बी मिस्ड। ऑल द बेस्ट, एग्जाम के बाद बताइएगा, और कोई क्वेरी अगर हो तो आप इसमें व्हाट्सएप करिएगा, और हमारे सुपर क्वेश्चन बुकलेट को जरूर देख लीजिएगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं ऐड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।